अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम एक नए सफ़र की जाने बढ़ रहे हैं और वो है पाइथन। और पाइथन में जाने से पहले आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, एथिक्स, वैल्यू। क्योंकि जब पाइथन की हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं प्रोग्रामिंग की। और जब हम प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो एज ए नेशन इस मुल्क को फ्रीलांसर से जो बहुत बड़ा मसला है वो है एथिक्स का। क्लाइंट रिटेंशन ले लें, बिजनेस एक्सपेंशन ले लें, कुछ भी ले लें, कोई भी थ्रेड पकड़ लें, सबसे बड़ा मसला एज ए नेशन हमारा एथिक्स है। प्रोग्रामिंग एक वो चीज़ है, जब आप किसी क्लाइंट के लिए कोड कर रहे होते हैं, कोई मॉडल बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उस वक्त उसको या आप देख रहे होते हैं या अल्लाह देख रहा होता है। बहुत कम ऐसा होता है कि क्लाइंट को भी पता हो कि आप कैसे बना रहे हैं। और फिर मसला ये आता है कि हम में से लोग अपनी तरफ से पूरी ईमानदारी कर रहे होते हैं, लेकिन काम हम सब स्टैंडर्ड दे रहे होते हैं, खराब काम आगे दे रहे होते हैं, जिसके एवज हमें पैसे मिल रहे होते हैं और हमें पता ही नहीं होता कि हमारे रिस्क में प्रॉब्लम हो रहा है। तो जो, और ये तो मैं एक वैल्यू वाली साइड बता रहा हूं। सो वी कैन टॉक अबाउट एथिक्स, वैल्यू। अब उसकी दो साइड्स हैं, एक एथिकल साइड है और एक बिजनेस साइड है। अनफॉर्चुनेटली मुझे बिजनेस साइड पहले डिस्कस करनी पड़ेगी। बिजनेस साइड ये है कि याद रखें, एक रूल है जो मैं बार बार बता चुका हूं कि कोई भी प्रोजेक्ट किसी भी क्लाइंट के लिए किसी भी डोमेन में जब आप जाके एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, उसका फर्स्ट 80% जो होता है वो आपकी 20% एनर्जी लेता है, और जो लास्ट 20% पार्ट होता है वो आपकी 80% एनर्जी लेता है। ठीक है? आखिरी 20% किसी भी प्रोजेक्ट के किसी भी इंडस्ट्री में वो मुश्किल होते हैं, वो ज्यादा मुश्किल होते हैं। सो व्हाट यू हैव टू डू कि आपने शुरू में अगर स्ट्रक्चर ठीक कर दिया, जैसे आप बिल्डिंग बना रहे हैं, अगर बिल्डिंग का स्ट्रक्चर ठीक कर दिया तो बिल्डिंग के जब आप टॉप फ्लोर पे पहुंचेंगे, कॉस्मेटिक्स कर रहे होंगे, तो स्ट्रक्चर बुनियादें मजबूत होने की वजह से आपको आसानी रहेगी, आप वो बिल्डिंग वजन उठा सकेगी और आपको बिल्डिंग कंप्लीशन का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। आपको जब बिल्डिंग कंप्लीशन का सर्टिफिकेट मिलेगा और वो बिल्डिंग की दुनिया देखेगी, तारीफ करेगी, तो आपको नहीं लगता कि आपको नया प्रोजेक्ट भी मिलेगा। लेकिन अगर आपने 100 फ्लोर बनाने हैं, आपने 99 फ्लोर बना लिए और आपको पता चला कि 100वां फ्लोर बन ही नहीं सकता क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर ही कंपैटिबल नहीं है, तो वो जो आपने मेहनत 99 फ्लोर बनाने पे की, उसका रिजल्ट क्या निकलेगा? वो बिल्डिंग चीख चीख के कह रही होगी कि इस बंदे को काम नहीं आता। 99 फ्लोर बनाने के बाद वो बिल्डिंग कह रही होगी इस बंदे को काम नहीं आता। फिर हम क्या करेंगे? फिर हम उस क्लाइंट को छोड़ेंगे, फिर हम दूसरे क्लाइंट को ढूंढेंगे, फिर उसके साथ वही सलूक करेंगे, फिर दूसरे के साथ। तो क्या हो रहा है कि मेजॉरिटी जो है हमारे यूथ की, वो ग्रो नहीं कर पा रहे टेक्निकल फील्ड में, क्योंकि वो प्रोजेक्ट के स्टार्ट में प्रोजेक्ट क्लोजर की प्लानिंग नहीं करते कि क्लोज कैसे करना है, डिलीवर कैसे करना है। और उसकी प्लानिंग करते वक्त जो सबसे पहला पार्ट है वो एथिक्स है, वो प्रोग्रामिंग स्टैंडर्ड्स हैं। प्रोग्रामिंग स्टैंडर्ड्स को मैं दो हिस्सों में डिवाइड कर देता हूं। उसका पहला हिस्सा ये है आर्किटेक्चर, दूसरा हिस्सा ये है कोडिंग। अब आर्किटेक्चर इज समथिंग जो मैं आपको अभी बताऊंगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं आपको एंड में, प्रोग्रामिंग के सेशन के एंड में मैं एक लेक्चर रखूंगा जिसमें मैं आर्किटेक्चरल नॉलेज की बात करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को डेवऑप्स क्या होता है वो बता चुका हूं, आज ही हम बताएंगे। सर्वर क्या होता है वो भी इस लेक्चर के एंड में मैं बताऊंगा आपको। हमारे साथ आतिफ होगा। ये नॉलेज देखें, क्योंकि आर्किटेक्चर का ताल्लुक होता है सर्वर से, फ्रंट एंड से, बैक एंड से, प्रोग्रामिंग से, स्ट्रक्चर से, इसलिए वो जवाब मुझे। आज हम बात करेंगे एथिकल साइड ऑफ द प्रोग्रामिंग, द कोडिंग, बिफोर डाइव इनटू इट। जब हम अभी कोडिंग की बात करें तो आज के एजेंडा में मैंने उसको पब्लिक भी नहीं करवाया। तो डॉक्टर साहब ने अच्छा सवाल किया मुझे। डॉक्टर साहब कहते हैं कि इसको ना एंड पे पढ़ा लेते हैं, जो कि लॉजिकली बिल्कुल सही है कि यार इसको एंड पे पढ़ाया जाए, क्योंकि कोडिंग का आपको पता तो हो। अगर आपको कोड को कॉपी पेस्ट करने की लत लग गई ना, जिनको लगी है वो आज मुझे सुन भी रहे होंगे, अंदर अंदर से हंस भी रहे होंगे, वो कभी उसको रीटाइप नहीं करेंगे। जिसने स्टैक ओवरफ्लो से कोड उठाना है उसने उसको 4-5 दफा कॉपी पेस्ट करना ही करना है, और बाद में कोड डिबगर कंपाइलर को बटन को हिट करके दुआ करनी, अल्लाह मियां चल जाए आज, अल्लाह मियां प्लीज चल जाए। और मजे की बात, जब वो चल जाता है तो उसका क्रेडिट अपने आप को देता है, वाओ गुड जॉब। व्हाट इज दिस यार, व्हाट इज दिस काइंड ऑफ अ प्रोग्रामिंग? डोंट डू दिस, बिकॉज आप अपनी वैल्यू लूज कर रहे हैं। आई हैव सीन प्रोग्रामर इन माई लाइफ कि मुझे 2 साल बाद अपनी अप्रोच चेंज करनी पड़ी कि जब मैं कोड कॉपी करता था स्टैक ओवरफ्लो से, उसको मैं खुद से लिखता था।
ताकि मेरे टाइपिंग स्किल्स जो हैं वो कोड में अच्छे हों। कोड के अंदर टाइपिंग स्किल्स की बहुत इंपॉर्टेंट। सो लेट्स गेट टू द एथिकल साइड ऑफ द प्रोग्रामिंग। तो क्विकली लेट मी शेयर माय स्क्रीन। अच्छा, अभी जो मैंने आपको चीज बताई ना कि प्रोग्रामिंग एथिक्स मैटर क्यों करते हैं। सो प्रोग्रामिंग एथिक्स की जब हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले कि ये जरूरी क्यों है, या तो मैं एक फॉर्मल सी डेफिनेशन लिखी, मैं आपको आपके लेवल पे जाके बताता हूँ। सिंपल भाई, ना रिस्क में बरकत होनी है, ना प्रोजेक्ट डिलीवर होने हैं, ना क्लाइंट रिटेन होने हैं, ना बिजनेस एक्सपैंड होना है, ना आपके पास पैसे आने हैं, ना आप अमीर होंगे, ना किसी की हेल्प कर सकेंगे। मैं आपको बेसिक बताता हूँ। इफ यू आर गोइंग इन द फील्ड ऑफ कोडिंग एंड यू डोंट नो द स्टैंडर्ड्स, यू आर गोइंग नोवेयर। डजंट मैटर आपकी कितनी नॉलेज। डॉक्टर साहब आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? नहीं, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब आप, जैसे आपने वो स्टैक ओवरफ्लो वाली बात की, जब आप कोड अपने हाथ से लिखते हैं ना, आपकी एक मसल मेमोरी भी होती है। और आप जब कुछ लिखते हैं तो आप सोचते हैं कि यार ये मैं क्यों लिख रहा हूँ, ये मैं क्यों लिख रहा हूँ, ये मैं क्यों लिख रहा हूँ। जब आप बार बार उस कोड से गुजरते हैं तो एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपका डेवलप होता है। और एक्चुअली स्टैक ओवरफ्लो कॉपी पेस्ट करने के लिए नहीं है, चैट जीपीटी कोड कॉपी पेस्ट करने के लिए नहीं, वो अंडरस्टैंड करने के लिए कि ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हुआ, और वो आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट देता है। दैट इज हाउ यू शुड अप्रोच द प्रॉब्लम। आप उस अप्रोच को पकड़े, उसके बाद उस अप्रोच को अंडरस्टैंड करें। अगर आप अंडरस्टैंड करेंगे ना, तो उस तरह या उससे मिलते जुलते जब फ्यूचर में भी प्रॉब्लम आएंगे ना, तो आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा यार ये प्रॉब्लम मैंने एक दफा इस तरह सॉल्व किया था, मे बी ये इसी में थोड़ी सी लॉजिक में मैंने अपडेट करनी और मेरा ये मसला हल हो जाए। So that is why you should always try to write the code, चाहे वो कितना ही आपको लगे यार ये तो बड़ा गैर जरूरी सा कोड है, यार ये तो बहुत आसान सा, ये तो मुझे आता है, बट ट्राई टू डू दैट। तो उससे आपकी जो मसल मेमोरी और जो लॉजिक और ब्रेन के जो पार्ट इंगेज होते हैं, वो एक्चुअली आपकी लर्निंग और आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ में बड़ा रोल प्ले करते हैं। एंड देन जब आप जा रहे होते हैं कुछ जिंदगी में कुछ कोड करने जा रहे हो, तो पहला जो मैं रूल देखता हूं बिफोर डाइविंग इनटू द एथिक्स, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, आप ड्राई रन करो चीजों को, ब्रेन में ड्राई रन करो कि ये यूं होगा, यूं होगा, यूं होगा। एक स्ट्रक्चर, अपने पहली लाइन लिखने से पहले एक स्ट्रक्चर बनाओ अपने माइंड में कि व्हाट यू आर गोइंग टू अचीव। ये स्ट्रक्चर आपके माइंड में होना चाहिए, मॉड्यूल बाय मॉड्यूल, फंक्शन बाय फंक्शन। दूसरा, ये स्ट्रक्चर कैसे बनता है हम इस पे भी बात करेंगे ड्यूरिंग द पाइथन लेक्चर। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब आप कोड कर रहे होते हैं ना, आपको बहुत सारी जगह ऐसे मिलेगी, एडवांस में बता रहा हूं, जहां पे यकीन करें कि एक लाइन ऑफ कोड आपके क्लाइंट के लाखों करोड़ों पे बचा सकेगी। एक लाइन ऑफ कोड जो सिक्योरिटी के लिए लिखी जाएगी, ना भी लिखें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब आप कोड लिख रहे होंगे तो उस कोड के अंदर कुछ चीजें ऐसी होंगी जिससे आप वो अचीव कर रहे होंगे जो क्लाइंट को चाहिए, और कुछ चीजें ऐसी आपके पास आएंगी, वो याद रख लें कि वो क्लाइंट को नहीं चाहिए होंगी, लेकिन उसकी चीज की हिफाजत करने के लिए आपको डालनी पड़ेगी। वो आपको पता, सिक्योरिटी, वो पाइथन में बताएंगे यार ये सिक्योरिटी के लिए ये लाइंस लिखना जरूरी है, इस तरह से वेरिएबल को डिक्लेयर करना जरूरी है। वो हर इस बार बार आपको बताएगा ये सिक्योरिटी है, ये सिक्योरिटी है, ये सिक्योरिटी है। आपके हाथ में वो पूरी पावर होगी, पावर नहीं होगी, क्या ऑप्शन होगी कि आप उसको सिक्योरिटी डालें या ना डालें। अनफॉर्चुनेटली 80-90% लोग उसको इग्नोर करते हैं, क्योंकि जल्दी होता है, अगले महीने पैसे लेने होते हैं। अगले महीने पैसे लेने के लिए आप एक शख्स की कीमती सामान किसी कमरे में रख के आप ताला नहीं लगाते, आप उसको रिस्क पे डाल देते हो। डोंट डू दिस। आपका हमेशा जो कोड की सिक्योरिटी है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। इंटेग्रिटी, इंटेग्रिटी क्या है यार, मैं बार बार बात करता हूं, आपकी जिंदगी में भी होनी चाहिए। आप जब कोई आपको नहीं देख रहा ना, कोई नहीं देख रहा, कोई शख्स नहीं देख रहा आपको, तब आप क्या सही करते हैं? हक की बात करें, सच की बात करें, सही बात करें। जब आपको कोई नहीं देख रहा, अल्लाह तो हर वक्त देख रहा होता है ना। आप सही काम करो, सही तरीके से कोड करो, स्टैंडर्ड्स को फॉलो। कोड की इंटेग्रिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। मैं आपको आज यहाँ हूं ना, तो मुझसे पूछते हैं कि यार ये कंपनी बना ली सर, आपने क्या स्किल सीखा, आपने टेक कैसे किया। मैं आपको वैल्यू बता देता हूँ यार। मैं क्लाइंट से आज भी लड़ पड़ता था, मेरी टीम के मेंबर बैठना, सबको बताता हूँ। अगर वो मुझसे कोई काम कराना चाह रहा है जो एथिक्स और स्टैंडर्ड के खिलाफ है, मैं खड़ा हो जाता, मैं नहीं करूंगा, किसी और से करा ले, ये काम मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है ये गलत है। एक दिन का काम है, मैं एक दिन ज्यादा ले लूंगा,
लेकिन मैं उसको बताऊंगा कि भाई इसको इस तरह से करूंगा 4 घंटे में हो जाएगा, लेकिन मैं इस तरह से करूंगा ये फायदा होगा और इतने दिन में होगा, बता दे क्या करना। लेकिन अगर उसके बाद मुझे कहेगा ना कि यार इसमें सिक्योरिटी थोड़ी कम रख दो, तो कम से कम क्लाइंट को पता होगा कि मेरी एप्लीकेशन के अंदर यहाँ लूप होल है, ये इरफान को पता था और मुझे भी पता। क्या हमें बेचते वक्त ये नहीं सिखाया गया दीन में, इस्लाम में, कि अपनी चीज के फ्लॉज बता के बेचो? कोडिंग इज दैट इंपॉर्टेंट। इसलिए पाइथन से जाने से पहले मैं आपको प्रिपेयर कर रहा हूं उसके लिए कि उसके स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना जरूरी है। बिल्कुल, इसको इनफैक्ट ट्रांसपेरेंसी कहते हैं। ट्रांसपेरेंसी, आप अपने क्लाइंट के साथ ट्रांसपेरेंट रहें, जो चीज आप उसके लिए बना रहे हैं उसको जरूरी एजुकेट भी करें। आप एग्जांपल ले लें, आप एक घर बनवाने जाते हैं, अगर आपका कॉन्ट्रैक्टर घर बनाए लेकिन आपको ये ना बताए मैंने ईंटें इतनी लगाई, मैंने सीमेंट इतना लगाया, मैंने बाकी जो है स्टील इतना डाला, तो आप शुबे में ही रहेंगे यार पता नहीं क्या बना रहा है, ये पता नहीं सही भी बना रहा है या नहीं। तो आपने ट्रांसपेरेंसी, अब उस क्लाइंट की जगह आप अपने आप को रखें। ये एम्पैथी जो है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। जब भी आप क्लाइंट के साथ बात करें, आप ये सोचेंगे यार आप उस क्लाइंट की जगह होते तो आप क्या एक्सपेक्ट करते। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, ये जो ट्रांसपेरेंसी है ना, देखें अगर कहीं मसला भी आएगा, आप अपने क्लाइंट को प्रॉपरली एजुकेट करेंगे तो ही विल बी वेरी थैंकफुल टू यू कि यार थैंक यू सो मच, आपने मुझे बता दिया, मैं इस चीज का ख्याल रखूंगा। सो यू शुड बी वेरी ट्रांसपेरेंट इन योर डीलिंग्स एज वेल। कमिंग बैक टू द वेरी गुड सर, वेरी गुड पॉइंट। हम बात करें, पहले प्राइवेसी मैंने बता दिया, अब हम बात करें इंक्लूसिविटी और एक्सेसिबिलिटी की। देखिए, क्रिएट अ कोड दैट कंसीडर्स द डाइवर्स नीड्स ऑफ यूजर्स। मैं आपको पहले बता दूं, अभी समझ लें, मैं स्क्रीन को थोड़ा सा रोक के आपको ये स्लाइड समझाता हूं, क्योंकि इस स्लाइड के ऊपर आपका बिजनेस, क्लाइंट का बिजनेस और सब कुछ इस स्लाइड पर डिपेंड कर रहा होगा। एग्जाम्पल्स के साथ बच्चों की तरह समझा देता हूं। और ये बातें ना बताऊं, 8-10 साल का एक्सपीरियंस बंदा जो देख रहा है ना, कहीं कहीं उसको भी रीइंफोर्स करने की जरूरत है। हम नमाज पढ़ते हैं ना, आज भी हमारी नमाज परफेक्ट बहुत कम होती है, आज भी उसमें इंप्रूवमेंट की जा सकती है। हम कोई भी काम करें हमेशा इंप्रूवमेंट रहती है, तो इसलिए सबके लिए, और एथिक्स पे मैं बहुत जोर दूंगा क्योंकि उसके बाद हम इसकी बात नहीं कर रहे होंगे। जब आप कोड लिख रहे होते हैं तो याद रखिए कि उसको अचीव करने के, मैं हमेशा कहता हूं 100 तरीके होंगे आपके पास, लेकिन आपने पता कौन सा तरीका अपनाना है जिसके अंदर वो कोड रीयूजेबल हो, आगे भी जो क्लाइंट नहीं मांग रहा वहां पे भी रीयूज हो सके, नए प्रोजेक्ट में भी रीयूज हो सके। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एक पुरानी कंपनी में मैंने एक ही जॉब किया, उसके अंदर ना एक दिन अनाउंसमेंट हुई कि अपने अपने स्मार्ट गोल्स जो है ना बताएं। स्मार्ट गोल क्या होते हैं कि आप इस कंपनी के लिए क्या ऐसा कर सकते हैं जो आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन में तो नहीं है, लेकिन आप वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। तो हर बंदे ने पिक किया, मैंने पिक किया कि इस कंपनी के अंदर 70 प्रोग्रामर्स हैं, ऐसा करें कि हम लोग जितनी भी चीज़ों कोड करते हैं उस कोड को डॉक्यूमेंट करके उसको, क्योंकि कोड इज समथिंग, जो आपका लिखा हुआ कोड है सबसे बेहतर आप ही समझेंगे, लेकिन जब वो कोई पढ़ेगा तो वो, क्योंकि कोडिंग लैंग्वेज है, उसके साथ प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन दे कि ये लाइन मैंने क्यों लिखी, ये फंक्शन मैंने क्यों लिखा, ये मैंने क्यों किया, ये मैंने क्यों किया। जैसे आपको डॉक्यूमेंटेशन नहीं चाहिए तो कोई नया खिलौना ले लें या मोबाइल ले लें, तो मोबाइल के साथ भी एक आता है, उसका बुकलेट आता है, वो बताता है कि इसको ऐसे स्टार्ट करना है, मैनुअल आता है उसका। इस तरह से हर प्रोग्राम का मैनुअल देना आपके फराइज में शामिल है। तो वो मैनुअल देना के लिए मैंने स्मार्ट गोल लिया कि हर कोड के टुकड़े को उसका मैनुअल के साथ एक स्टैंडर्ड रिपोजिटरी बनाते हैं, ताकि कल को अगर किसी कंपनी के और बच्चे को वही काम रिपीट करना तो वो कोड दोबारा ना लिखे, वो जाकर रिपोजिटरी में से सर्च करे, कीवर्ड डाले, वो कोड है, उस कोड की डॉक्यूमेंटेशन पढ़े, उसको एज सच उठा के अपने प्रोग्राम में लगा ले। उसका टाइम बचेगा, कंपनी का टाइम बचेगा, क्लाइंट को क्वालिटी मिलेगी, प्रॉफिट मार्जिन ऊपर जाएगा, रिसोर्स की मेंटल हेल्थ बेहतर रहेगी क्योंकि बहुत सारे मॉड्यूल्स हो जाएंगे। यू नो, आज भी मैं ज़ेवन सॉल्यूशन में कोडिंग स्टैंडर्ड्स पे काम करता हूँ। कोडिंग स्टैंडर्ड्स एंड कोडिंग रिपोजिटरीज आर दैट इंपॉर्टेंट कि आप उसकी डॉक्यूमेंटेशन दें और उसको जेनेरिक करके लिखें। ठीक है, जेनेरिक करने का क्या मुराद है, फिर मैं लो लेवल पे जाऊंगा कि आप एक ताला बनाते हो ना, वो ताला आप बहुत सारी कुंडियों के लिए बनाते हो, किसी खास कुंडी के लिए नहीं बना देते कि कहीं और लगेगा ही नहीं ये ताला। इसे कहते हैं जेनेरिक अप्रोच, कि आप एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बनाते हो, मैक्सिमम जगह फिट हो जाती है। हर कोड की एक लिमिट होगी पर आपने मैक्सिमम जाना है। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है, मैं दोबारा स्क्रीन शेयर कर दूं, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, उसको मैंने ऑलरेडी बता दिया डॉक्यूमेंटेशन का, कि आपने प्रोजेक्ट के अंदर, ये स्लाइड आपको मिल जाएगी, आपने प्रोजेक्ट जो भी कोड करना है ट्रांसपेरेंट रखना है, डॉक्यूमेंट डालना है उसके अंदर, इतना रखना है कि कोई आपका लिखा हुआ कोई और जिंदगी में पढ़े तो वो करना। मैं आपको यहाँ पे भी एक अनफॉर्चुनेट चीज बताता जाता हूँ क्या हो रहा है इंडस्ट्री में, क्योंकि कुछ लोग इंडस्ट्री में नहीं आए ना, उनको पता नहीं है। हम कोड लिखते हैं
और उसको सिर्फ इसलिए मुश्किल लिखते हैं कि क्लाइंट हमें निकालना दे और किसी और की समझ में ना आई है। वो अल्लाह के बंदो, आपका रिस्क क्लाइंट के पास है। मतलब आप एक चीज को सिर्फ इसलिए कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं कि क्लाइंट को समझ ही ना आए, या जो नया बंदा है वो मेरी जगह ना ले ले। क्लियर लिखें, ओपन लिखें, ट्रांसपेरेंट लिखें, क्लाइंट मांगता है उसको दें, वो किसी और को लाता है उसको मसला ना हो, आप खुल के दें, अल्लाह आपको रिस्क देगा। रिस्क तो कौन से क्लाइंट ने देना है? आप ईमानदारी से काम करें अपना। कोडिंग में सबसे ज्यादा बेईमानी होती है। डोंट डू दिस, बी वेरी ट्रांसपेरेंट। हमने अभी रिसेंटली हैंड ओवर किया है क्लाइंट को कोड, और उसने हमारे लिटरली 34,000 थे, जिसने पेंडिंग, $34,000 पेंडिंग थे, उसने हमारे $34,000 देने थे कंपनी के। और उसने कहा जी मैंने ना टीम इन हाउस हायर कर ली है, अब आप कोड हैंड ओवर करें, मैं आपकी पेमेंट रिलीज करता हूँ। हमारे पास ऑप्शंस थी कि हम उसको थोड़ा और ड्रैग करते, पर मंथ आते रहते, 2-4 महीने ड्रैग करते, फिर हम इतना मुश्किल कोड भेजते कि उसको हमारी मदद की जरूरत पड़ती, फिर हम सपोर्ट पे जाते और पैसे बनाते। हमने बहुत सिंपल इंस्ट्रक्शन टीम को दी कि कोड को क्लीन अप करो और आगे दे दो। हमने कोड क्लीन अप किया, आगे दिया। वो डेवलपर कहते जी मुझे तो अभी समझ नहीं आ रहा। और कोड की एक खास बात रहेगी हमेशा, याद रख लें, ये भी लिख लें, कि जब भी आप अपना कोड किसी को देंगे या किसी का कोड आप लेंगे तो फर्स्ट लुक में वो ना उसको समझ आएगा ना आपको समझ आएगी, लेकिन थोड़ी देर बाद वो समझ आएगी। लिहाजा कभी रिएक्ट नहीं करना कोड देख के। क्लाइंट को ये मत कहना कि गलत लिखा हुआ है, किसी की टांग मत खींचना। और अगर कोई आपके कोड को कहता गलत लिखा हुआ है तो फिर आपने उसको जाके सपोर्ट करना है, समझाना है, ये उसका हक बनता है। डोंट से दैट कि कोड ही गलत है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा। हम तो ये कह रहे हैं ना डॉक्टर साहब, हमें किसी की बात समझ में ना आना, बंदा ही खराब है, बंदा ही खराब है। जेनेरिक पेंट कर देते, जेनेरिक पेंट कर देते। डोंट डू दिस इन द वर्ल्ड ऑफ कोडिंग। और अच्छा इधर ही मैं एक चीज ऐड करूंगा जो आपने बताई थी कोड को डॉक्यूमेंट करने की। बाद दफा ऐसा होगा कि आप एक कोड लिखेंगे, 6 महीने बाद जब आप अपना कोड पढ़ेंगे तो वो आपको समझ में नहीं आएगा, एंड इट हैपेंस। उस वक्त आपने जो कमेंट लिखे होंगे ना कोड पे, कोड के अंदर जो डॉक्यूमेंटेशन दी होगी, डॉक्यूमेंट लिखे होंगे, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आप अपने आप को दुआएं देंगे यार ये मैंने बहुत अच्छा किया जो लिख दिया। मैं इट हैपेंस। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सब लोगों से, आपको अंदाजा भी नहीं है बहुत से लोगों को, ये कितनी इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये करियर चेंजिंग बातें हैं। आप दुनिया में, जिंदगी में, इस फील्ड में कितना ऊपर जाएंगे, वो ये कम डिपेंड करेगा कि आप पाइथन कितना तेज लिख रहे हैं, कितना अच्छा लिख रहे हैं। ये ज्यादा डिपेंड करेगा कि एथिकल वैल्यूज फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। क्यों? कामयाबी अल्लाह से आनी है। मैं आपको सीधी सीधी प्लेन वर्ड्स में बता रहा हूँ। अच्छा, एथिकल्स की मैंने बात कर ली है। अब सवाल ये पैदा होता है, पहला सवाल, कि आप ये सारी गलतियां जो आपको बहुत बड़ी गलतियां नजर आ रही हैं, ये क्यों होंगी? ये होंगी, इसके पीछे फैक्टर्स क्या होंगे? सबसे पहला फैक्टर इसके अंदर होगा कि क्लाइंट आप पे दबाव डालेगा कि मुझे तो जल्दी काम चाहिए। अगेन, आप बिल्डिंग बना रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं आप, मालिक कहता है कि यार मुझे 10 दिन में नहीं, 5 दिन में कमरा रेडी चाहिए भाई, मुझे जल्दी बना के दो। आप कहते हैं कि भाई मिसाला सूखेगा तभी आगे बढ़ेंगे यार, लेंटर डालना है, लेंटर को सूखने का टाइम दे दो, फिर अगला लेंटर तब डालेंगे। वो कहता नहीं जी मुझे तो जल्दी जाना है। अब आपके सामने दो रास्ते होंगे, आप गीले लेंटर पे नया लेंटर डाल दो, या आप उसको एजुकेट करो कि भाई तू भी डूबेगा, मैं भी डूबूंगा, साथ में कोई और भी डूबेगा। तो ये लॉजिकल रीजंस हैं। अब अगेन अनफॉर्चुनेटली हम लोग हक की बात, एजुकेशन की बात सर इसलिए नहीं करते कि हमें डर लगता है कि क्लाइंट हमें छोड़ के जाके किसी और से काम ना करे, हम गीले लेंटर पे लेंटर डाल देते हैं अनफॉर्चुनेटली, कि हम क्लाइंट को एजुकेट नहीं करते। तो आपने क्या करना है, प्रेशर को थोड़ा एब्जॉर्व करना है। इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी यू नीड टू लर्न, यू नीड टू ऑब्जर्व द प्रेशर एंड गो लॉजिकली एंड टेल देम दैट व्हाई यू आर टेकिंग दैट टाइम। आपको इतना वक्त क्यों चाहिए? उसको एजुकेट करें, लॉजिकली एजुकेट करें। नहीं होता एजुकेट तो फिर आपको एक ट्रिक बता रहा हूं मैं, ट्रिक बहुत कम बताता हूं लेकिन आपको बता रहा हूं। क्लाइंट कन्वेंस नहीं हो रहा कि यार आप मुझे गंदा काम ही करना, मुझे गंदा कोड ही करके दो, फिर उसको एक ईमेल डाल दो फॉर द रिकॉर्ड, कि फिर फ्यूचर में जाके जिस दिन उसकी पहली चीख निकले ना, तो आप ईमेल की तरफ बताना है, देखो कहा था ना इस बेस पे कि यार गिरे लेंटर पे लेंटर मत डलवाओ, कहा था ना मैंने। यही आपको इस्लाम कहता है, यही आपको एथिक्स कहता है, यही आपको वैल्यूज हैं आपकी। हक सच की बात करते हैं, आगे बढ़ जाए। बोल दिया ना आपने उसको, ईमेल है ना आपके पास, ट्रांसपेरेंटली लिख दिया ना आपने उसको। अब उसका 3rd फ्लोर पे जाकर रिस्ट्रक्चरिंग उसको करानी पड़ती है और उसको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन आप गुनाहगार नहीं हो रहे उसमें। आप ज्यादा पैसे लेके गिल्ट नहीं फील करेंगे क्योंकि आपने उसको एजुकेट कर दिया था। तो कभी भी आप क्लाइंट के प्रेशर में आकर शॉर्टकट मत मारिएगा। दैट्स द थ्योरी। लास्ट पॉइंट तो बताएंगे, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का एक प्रॉपर प्रेशर होगा।
पाइथन पे सीख रहे हैं, नई पाइथन आ गई है, नई लैंग्वेज आ गई है, उससे आगे नई लैंग्वेज आ गई है। अब आपने यार टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, फ्रेमवर्क्स चेंज हो रहे हैं, हमें बड़ी जल्दी पड़ी रहती है यार ये सीख लिया, मेरा साथ वाला ये सीख रहा, मैंने ये सीखना। भाई जो सीख रहे हो तसल्ली से सीख रहे हो, तसल्ली से कोड कर लो, एजुकेशन कर लो, वैल्यू दे दो, फिर आप आगे बढ़ जाना। तो प्लीज डोंट बी पैनिक, क्योंकि अमानत है आपके पास ये काम। तो लास्ट चीज मैं आपको बताऊंगा कोड के अंदर, वो है जी टेस्टिंग। ठीक है, अच्छा एक चीज जो आप हमेशा करेंगे, हारिस ये डॉक्टर साहब या कोई भी यहाँ पे बैठ के आपको कोडिंग सिखा रहा होगा, आप दो काम करेंगे ज़्यादातर। एक तो साथ साथ कोडिंग कर रहे होंगे, अगर साथ कोडिंग नहीं करेंगे तो हमारी स्लाइड में से कॉपी करेंगे, हमारी स्लाइड में से नहीं करेंगे तो जीपीटी भाई के पास जाएंगे, कहीं ना कहीं जाके उन्होंने कॉपी पेस्ट करना है। और जब वो कर लेंगे, वो एक दफ़ा चल गया, तो उसको स्ट्रेस टेस्टिंग या डिफरेंट पर्सपेक्टिव से नहीं चला के देखेंगे कि यार ये हर पर्सपेक्टिव से ठीक चल रहा है, थोड़ा थोड़ा चेंजेस करके, थोड़ा थोड़ा लाइन बाय लाइन टेस्टिंग करके। मैं आपको अपनी प्रोग्रामिंग अप्रोच बता देता हूँ। जब मुझे हमेशा, आज आपको भी होता है, हर दुनिया का जितना मर्जी चैंपियन प्रोग्रामर हो उसके साथ ये मसला जरूर होता है कि कभी कभी ऐसा बग आएगा आपका कोड, आपको लगेगा सब कुछ ठीक है पर कोड नहीं चल रहा होगा। आप कहेंगे यार हर चीज ठीक है, आप उसको फिर पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे, और सर पकड़ के बैठ रहे होंगे। कई रातें गुजर जाती थी, नहीं पता लगता था सूरज कब निकला कब डूबा। ये प्रोग्रामर समझ रहे होंगे, हमें नहीं समझ आती थी। क्यों? कि जिस दिन आप किसी ऐसे बग में फंसोगे ना, उस दिन आपको ख्वाब में भी वो बग ही आ रहा होगा। आप नहीं सो पाएंगे जब तक वो फिक्स नहीं होगा। तो आपने क्या करना, पूरे प्रॉब्लम को ना सिंप्लीफाई करना। मैं करता था कि सारे कोड को मैं कमेंट करके डिसेबल कर देता था, एक एक पार्ट को लिखता था, चलाता था, वो चल गया, फिर उसमें अगला पार्ट इंक्लूड करता था, फिर उसको चलाता था, फिर अगला पार्ट इंक्लूड करता था, फिर उसको चलाता था, सही करता आता था शुरू से छोटे 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 पीसेस में, और फॉल्ट मिल जाता था। और एक दो दफा तो ऐसा भी हुआ कि बड़ा पीस चला नहीं चला, 10 छोटे पीस चला, सारा चल गया। इट हैपेंस, इट विल हैपन, इट्स अ फनी वर्ल्ड। सो डू द टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग की भी बात नहीं करेंगे, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, मैं आपको यूनिट टेस्टिंग सिखाऊंगा। यूनिट टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आर्किटेक्चर के बारे में बात करेंगे। अब हम पाइथन के लेक्चर्स के मिड में जाके कुछ और प्रोग्रामिंग स्टैंडर्ड्स पे बात करेंगे कि वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करने हैं, फंक्शंस कैसे डिक्लेयर करने हैं, क्लासेस कैसे डिफाइन करनी है, स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, कमेंटिंग का लेवल क्या होना चाहिए, कैचिंग कैसे करनी है, बग के लिए कैसे करना है, वो कैसे करना है, वो तब आपको समझ आएगा जब आप कोडिंग देख चुके हो। फिर एंड पे जाके मैं इसके आर्किटेक्चर लेयर पे बात करूंगा, फिर हम इस पाइथन के सेशन को सम अप करेंगे। तो दीज आर द एथिक्स फॉर द पाइथन। सर आप मुझे जब तक हारिस आता है पाइथन की इंपॉर्टेंस बता दें। इस सवाल सबके होगा कि भाई ये में पाइथन ही क्यों है, आप जरा इस पर रोशनी डालें। हारिस बी रेडी ब्रो। बिल्कुल, देखें पाइथन की कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो इसको अमेजिंग बनाते हैं। अच्छा, एआई की मतलब मैं बहुत जेनेरिक एआई की बात नहीं कर रहा, क्योंकि ये एआई का कोर्स है और एआई में पाइथन इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप इमेजिन करें कि आपके पास एक टूल है और उससे आप 10 काम कर सकते हैं। एक दूसरा टूल है, उससे आप सिर्फ एक काम कर सकते हैं, दोनों को सीखने में सेम टाइम लगता है। तो आप डेफिनेटली उस टूल को प्रेफर करेंगे जिससे आप 10 काम करें। अच्छा, अब पाइथन की खास बात क्या है? ये बहुत इजी है। इट्स लाइक यू आर राइटिंग द इंग्लिश। मतलब आपको इससे ज्यादा आसान प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मुझे नहीं लगता मिले, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इसकी कम्युनिटी सपोर्ट इतनी ज्यादा है कि अमेजिंग है। मतलब आपने जो भी काम करना है या जो आप करना चाहते हैं, मैं आपको यकीन दिलाता हूं आपसे पहले कोई ना कोई कर चुका है। आप अगर कहीं फंसे हैं तो आपको उसकी सपोर्ट बहुत ज्यादा मिलेगी। और तीसरी जो इसकी सबसे अमेजिंग बात है वो ये है, आपने डेवऑप्स करनी है, आपने सिक्योरिटी करनी है, आपने एआई करनी है, आपने बैकएंड वेब डेवलपमेंट करनी है, पाइथन काफी है आप। मैं इसीलिए वो जो 10 टूल्स वाली बात मैंने कही थी, पाइथन की खूबसूरती ये है कि ये आपको हर प्रॉब्लम में सपोर्ट करती है और ये एक जनरल पर्पस लैंग्वेज है। और दूसरी एक बात मैंने आपको और बताई थी कि कम्युनिटी की सपोर्ट अमेजिंग है। अब इरफान, अब आप बता सकते हैं कि कम्युनिटी की सपोर्ट क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कोई प्रॉब्लम है तो वो बच्चे कैसे उसको कम्प्लीमेंट करें कि कम्युनिटी से क्या उनको फायदा मिलता है। लेकिन मेरे ख्याल में हमें फिर इनसे पहले ये सिखाना चाहिए कम्युनिटीज क्या होती हैं, कम्युनिटी से हाँ, फायदा कैसे उठाते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल में थोड़ा सा ओपन इस सोर्स का बारे में कम्युनिटी इनको बता दें, गिटहब के बारे में बता दें। ओके ओके। लेकिन एक और बात, पाइथन की जब आप वैल्यू की बात कर रहे थे, पाइथन में मैं एक क्लेम कर रहा हूँ, मेरा अपना क्लेम है, आप कुछ भी करें,
आने वाले वक्त में इस वक्त जो बहुत तेजी से काम हो रहा है वो पाइथन पे हो रहा है। पाइथन आपको अगले 1-1.5 साल में बड़े बड़े सरप्राइज देगी। That's what we see, that what I assess, this is what I'm sharing. ठीक है, बहुत सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आएंगी और वो, अब थोड़ा हैरान होगा जो मैं कह रहा हूं, और वो पाइथन से बेहतर होंगी, लेकिन फिर भी आप पाइथन प्रेफर कर देना। अब आते हैं इसलिए कि उनकी कम्युनिटी सपोर्ट ज्यादा है। आई एम टॉकिंग टू बिगिनर्स, बट इफ यू आर ए प्रोग्रामर, यू आर डूइंग प्रोग्रामिंग फॉर 2 year, 1 year, 3 year, 4 year, then you can switch to that language, क्योंकि उस वक्त आपकी बेसिक्स फाउंडेशंस जो हैं वो स्ट्रांग होती हैं। आपको कम्युनिटी में हेल्प कम चाहिए होती है, आप नई लैंग्वेज पे अर्ली अडॉप्टर बन जाओगे। बट फॉर द बिगिनर्स, डोंट डू दैट मिस्टेक, कहीं के नहीं रहोगे। क्यों? क्योंकि प्रोग्रामिंग के अंदर हो ही नहीं सकता कि आपको फटे ना है। तो फिर वो फटे वो होते हैं कम्युनिटीज, ऐसे फोरम्स होते हैं जहां बहुत से लोग आके प्रॉब्लम भी बता रहे होते हैं, सोल्यूशन भी बता रहे होते हैं। मैं आपको बताता हूं, एग्जांपल आसान से देता हूं। आप एक ऐसी गाड़ी खरीदो जो पाकिस्तान में है ही नहीं और वो खराब हो जाए, मैकेनिक नहीं लभना, पार्ट्स नहीं मिलने, क्या करेंगे? लेकिन आप एक ऐसी गाड़ी खरीदते हो जिसके पार्ट्स भी अवेलेबल है, मैकेनिक भी अवेलेबल है, आपके करीब में अवेलेबल है, ठीक भी हो जाती है। दोनों गाड़ियों में से कौन सी गाड़ी चलाते हुए पीस ऑफ माइंड ज्यादा है? अगर आप हो भी नए ड्राइवर और आपको पता है कि आपने हेडलाइट तोड़नी ही तोड़नी है, आपने ठोकनी ही ठोकनी है, किस गाड़ी को प्रेफर करोगे? जिसकी कम्युनिटी सपोर्ट ज्यादा है, जिसके पार्ट्स अवेलेबल हैं, जिसके मैकेनिक अवेलेबल है, और वो मैकेनिक भी ट्रेंड एंड एक्सपीरियंस्ड हैं। ना कि आप एक ऐसी गाड़ी पे इन्वेस्टमेंट करो अर्ली कि एक मैकेनिक जिसमें 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और 2 महीने का मैकेनिक आपको ना मिले। सिंपल। अगर अब एक एक्सपर्ट ड्राइवर है, उसने एक एक्सपेंसिव गाड़ी ले ली, दो चीजों पे, एक ड्राइवर एक्सपर्ट है, उसके पास पैसे बहुत हैं, और तीसरा उसके पास बैकअप की गाड़ी भी है। अच्छा यार, लग गई तो महंगा एक्सपेंस खरीद लूंगा, ना बनी तो दूसरी गाड़ी है ना। अब उनके लिए थोड़ा चस्के ले सकते हैं ना जाके, वो आप ना लीजिएगा फॉर गॉड से, गो फॉर अ पाइथन। So maybe that's a way to do that. Go for a Python. So that's a value of community, that's a value of sport, that's a value of Python, and this is how you do that. अच्छा, एक सवाल आ रहा होगा, अगर मुझे हारिस उसका जवाब देने दे। वो सवाल ये है कि सर किन लोगों को पाइथन करनी चाहिए, किन को नहीं करनी चाहिए? सर क्या हमें पाइथन सीखने की जरूरत है? सो आपने डिसाइड करना है कि आप एआई की दुनिया में क्या अचीव करने जा रहे हैं। आपने आइडियाज जनरेट करने हैं, आपने टूल्स यूज करने हैं, आपने मॉडल्स को क्रिएट करना है, आपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करनी है, मॉडल डेवलपमेंट करनी है, क्या करनी है वो आपने डिसाइड कर लेना ना आज। अगर आप बेसिक प्रोग्रामिंग, मैं कहूंगा कि पहले चंद लेक्चर सभी सुन लो, क्योंकि बाज़ औक़ात जब अपनी जिंदगी में बैठ के थोड़े एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होंगे, तो मॉडल डिप्लॉय कर रहे होंगे, तो बीच के अंदर जाके थोड़ी टच आपको लगाना आता हो। मतलब मैं आपको फिर लेमैन की एग्जांपल देता हूं। अगर आप पूरा इलेक्ट्रिशियन का कोर्स नहीं कर सकते तो बल्ब चेंज करना सीखें, क्योंकि घर का बल्ब फ्यूज करने के लिए या उड़ने के बाद इलेक्ट्रिशियन को ना बुलाना पड़े। 5वीं क्लास में मेरा एक टीचर कहता था, मुझे वो बात जहन में रहेगी। 5वीं क्लास बहुत छोटी क्लास है, लेकिन मैं कभी बात भूली नहीं। कहता था, यार आप पीएचडी कर जाओ, आप डॉक्टर बन जाओ, अगर आपको अपने साइकिल की चेन चढ़ाना नहीं आती, आप जाहिल हो। आप घर का बल्ब नहीं चेंज कर सकते, आप जाहिल हो। मतलब देयर आर फ्यू थिंग्स इन लाइफ जो आपको आनी चाहिए, एंड सेम गोज विद पाइथन। यार प्रोग्रामिंग क्या होती है, कोडिंग क्या होती है, फंक्शन क्या होते हैं, क्लासेस क्या होते हैं? क्यों? क्योंकि जब आप एक मॉडल अपनी जात के लिए डिप्लॉय कर रहे होंगे, चाहे आप किसी भी ब्रांच में जा रहे हैं, तो वो छोटी मोटे टचअप्स करने की आप में सलाहियत होनी चाहिए। जहां कॉम्प्लेक्स लगे वो लोग छोड़ दें जो डेवलपमेंट में नहीं जा रहे, वो लोग जारी रखें जो डेवलपमेंट में जा रहे हैं। आई थिंक ये आंसर हो जाएगा सर। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, अब आप लोगों ने जो कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं वो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि एक आपको बैकबोन दे दी गई है कि आपने जितनी भी आर्किटेक्चर्स या जितने भी कोड आप लोगों ने लिखने हैं सीखने के बाद, ऑब्वियसली वो उन रूल्स को फॉलो करते हुए लिखने हैं। लेकिन अब लिखना क्या है, अब उसकी तरफ आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल, सबसे पहली चीज प्रोग्रामिंग। अब ये जो जितनी बातें मैं ये चीज जहन में रखते हुए कर रहा हूँ कि हमारे पास इस दफा न्यू ऑडियंस ज्यादा है, हमारे पास पुराने स्टूडेंट भी हमारे साथ हैं, लेकिन उनको अब जरा तहम्मुल के साथ बैठ के चीजों को सुनना होगा। वो चीजें जाके कोई नया नॉलेज भी सीख सकते हैं, बट जो नई ऑडियंस है उनको जो है वो बिल्कुल बेसिक से मैं चीज लेके चलूंगा कि प्रोग्रामिंग क्या होती है, बेसिक उसके कॉन्सेप्ट्स, वेरिएबल क्या होता है। सो बेसिक प्रोग्रामिंग,
देखिए, आपने एक मशीन के साथ इंटरेक्शन करना है। एक मशीन को आपने अपनी इंस्ट्रक्शंस बतानी है, जिसको वो लेगी, प्रोसेस करेगी और आपको आउटपुट देगी। इट मींस सेम इसी तरीके से कि अगर किसी इंसान से आपने काम कराना है तो आपने उसको एक इंस्ट्रक्शन देनी है, एक इनपुट देनी है, जिसको वो प्रोसेस करेगा, वो आपको आउटपुट देगा। आप उस कम्युनिकेशन के लिए क्या यूज कर रहे हैं? एक लैंग्वेज। वो आप उर्दू बोल रहे हैं, इंग्लिश बोल रहे हैं, जो आपकी लैंग्वेज है, नेटिव लैंग्वेज है, वो बोल रहे हैं, उसको कम्युनिकेट कर रहे हैं, और जितना अच्छा कम्युनिकेट करें उतना अच्छा टास्क वो कर रहा है। इसी तरीके से कंप्यूटर्स के साथ जब आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो आपको भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करनी होती है, जिसकी हेल्प के साथ आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देंगे, प्रोसेस करेगा, आउटपुट मिलेगी। अब यहां से सारा आपका कमाल शुरू होगा कि कितनी अच्छी इंस्ट्रक्शंस आप देंगे, कितना अच्छा वो उसको प्रोसेस करने का आप स्टेप्स बताएंगे, क्योंकि स्टेप्स भी आपने बताने कि इसको प्रोसेस किस तरह करना है। उसके बाद आउटपुट भी आपने बतानी है कि किस फॉर्मेट में मुझे। प्रोग्रामिंग क्या है? आपको मैं आपके रियल वर्ल्ड में से एग्जांपल दूं कि आप किसी शख्स को, किसी बच्चे को, किसी काम करने वाले को, किसी कुलीग को, किसी को 5-7 इंस्ट्रक्शन देते हैं कि यार मैं जा रहा हूं दूर, अगर ये काम हो तो तुमने ऐसे करना है, फिर तुमने ऐसे करना है, फिर तुमने ऐसे करना है, और अगर ऐसे ना हो तो तुम ये कर देना, ये ना हो तो तुम ये कर देना। या किसी को शॉपिंग लेने भेजना, आप उसको लंबी इंस्ट्रक्शन दे के भेजना है, यहाँ से ये खरीदना, वहां से ये खरीदना, पहले यहाँ जाना, ये ना मिले तो वो कर लेना, वो ना मिले तो वो कर लेना। ये जो आपने पूरा उसको सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दिया, सारी गाइडेंस दी, आपने उस बंदे को प्रोग्राम किया, उस बंदे के दिमाग को प्रोग्राम किया है, आपने उसको इंस्ट्रक्शन दिया और उसके दिमाग में वो इंस्ट्रक्शन ह्यूमनली रख दिया, और वो जब वो इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा है, वो काम एक्चुअली कर रहा है, तो आप क्या कर रहे हैं? वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा है जो आपने प्रोग्राम डाला था। और जब आपने उसको ये बताया कि ये काम हो तो ये करना है, ये ना हो तो वो करना है, तो आपने उसके अंदर इफ एल्स स्टेटमेंट लगा दी, इसको हम इफ एल्स कहेंगे, अगर ये हो तो ये करना, अगर ये ना हो तो ये करना। सिंपल ये प्रोग्राम है। अक्सर आपने वर्ड सुना होगा, यार ये बंदा प्रोग्राम हुआ। सो दैट्स अ बेसिक ऑफ प्रोग्राम। और कंप्यूटर में भी हम इसी तरह के इंस्ट्रक्शन लिखते हैं और कंप्यूटर को कहते हैं कि तूने ये काम करना, और वो जो इंस्ट्रक्शन जिस लैंग्वेज में लिखते हैं उसको हम कोडिंग कहते हैं या कंप्यूटर अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज कहते हैं। और अच्छा प्रोग्रामर वो है जिसकी इंस्ट्रक्शन अच्छी होती है, जो कम से कम इंस्ट्रक्शन में ज्यादा से ज्यादा काम ले ले, जो साफ बात करे, समझ आने वाली बात करे, बंदे को अच्छे से समझ आ जाए। जिस तरह से मैं पढ़ा रहा हूं, एक्चुअली हम आपको प्रोग्राम कर रहे हैं फॉर समथिंग, ये भी आपके ब्रेन में। अब मैं जितनी अच्छी इंस्ट्रक्शन दूंगा, जितना क्लियर करके समझाऊंगा, ये जो मैंने लेमैन लैंग्वेज दी है ना, यही मेथोडोलॉजी आप कोड करते वक्त प्रोग्राम में डाल दें कि उसको आसान से आसान लिखना शुरू कर दें, आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी, बिजनेस ऊपर चला जाएगा। सो बेसिक बात हो गई प्रोग्रामिंग है क्या, ठीक है। उसके बाद ये एक टिपिकल जिसे कहते हैं ना कि डेफिनेशन लिखी हुई है कि आपने सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस बनाने हैं किस काम के लिए? इस काम के लिए कि वो इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को मिलेंगी, सिस्टम को मिलेंगी, जो उसको वो अंडरस्टैंड करेगा और उसको जो है वो प्रोसेस करेगा। बस आसान तरीन अल्फाज में ये कहा जाए कि अगर आप सिर्फ कंप्यूटर को ये बता रहे हैं तुमने क्या करना है, जितना अच्छा तरीके से आप बताएंगे उतना अच्छे तरीके से आपका जो कोड है, जो प्रोग्राम है, वो एग्जीक्यूट होगा और आउटपुट आपको मिलेगी। सो डेफिनेटली अब जब आपको ये पता चल गया कि आपको प्रोग्रामिंग करनी है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करनी है, प्रोग्रामिंग क्या है, उसमें आप कर क्या रहे हैं, तो अब आपको लैंग्वेज के बारे में भी पता होना चाहिए कि जनाब मैंने लैंग्वेज कौन सी यूज करनी है। तो अभी डिस्कशन हो चुकी है कि हमने पाइथन लैंग्वेज यूज करनी है, और पाइथन के बारे में आपको डिटेल जो है वो सर फान और डॉक्टर शाज ने ऑलरेडी बता दी है। कुछ चीजें हैं जो आपको जब भी आप कोड करने बैठे तो आपके माइंड के अंदर ये चीजें लाजमी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, एक बड़ा टास्क है, कभी भी मत ये सोचिएगा कि आप एक कॉम्प्लेक्स चीज को बैठ के एकदम से कोड कर देंगे, ठीक है। कोई भी सिवाय कुछ एक्सपीरियंस लोगों के, कोई भी इस चीज को ऐसे नहीं कर सकता कि एक कॉम्प्लेक्स टास्क उसके पास आया और वो उसको एक ही गो में बैठ के एक ही प्रोग्राम के साथ जो है वो उसको सॉल्व कर दे। आपने बेसिकली अप्रोच क्या यूज करनी है। प्रोग्रामिंग इज नॉट अबाउट कि आप कितना अच्छा सिंटैक्स लिख रहे हैं और किस तरीके से आप इंस्ट्रक्शंस बता रहे हैं। सबसे पहला काम देखें, आपने कोई चीज लिखनी है, आपको ये पता होना चाहिए मैंने लिखना क्या है, और उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि मेरी प्रॉब्लम क्या है, उस प्रॉब्लम को मैंने स्मॉलर चंक्स में कैसे तोड़ना है। क्योंकि आप अपनी जान को अजाब डालेंगे अगर आप एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक ही प्रोग्राम, एक ही फंक्शन लिखना शुरू कर दें, एक ही
गो के अंदर उसको सॉल्व करना शुरू कर दे। क्यों? आप तमाम प्रॉब्लम्स जो उसके अंदर बग्स आएंगे, जितनी एक्सेप्शंस आएंगी, जो मैं वर्ड बोलता जा रहा हूँ आपको नहीं समझ में आ रहे, नोट डाउन करते जाएं, ठीक है? अभी हमारे पास टाइम शॉर्ट है। आप उनको हैंडल नहीं कर सकते, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है, मेरी प्रॉब्लम क्या है, उसको स्टेप्स में डिवाइड करने के पहले मैं ये करूंगा, फिर मैं ये करूंगा, फिर मैं ये करूंगा, और फाइनली उसकी आउटपुट मुझे मिल जाएगी। स्टेप्स में डिवाइड हो गया, और अब उन छोटे छोटे स्टेप्स को आपने कोड करना है, ठीक है? उन छोटे छोटे स्टेप्स को आपने कोड करना है ताकि आपकी भी लाइफ आसान हो, आपकी प्रॉब्लम हैंडलिंग जो है वो भी जो है वो आसान रहे, ठीक है? आपके पास जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसके बारे में डिस्कशन होगी कि जो होनी चाहिए अच्छी। नीचे मेंशन की हुई है प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो वो मैं अभी आपसे इसी के पॉइंट के अंदर डिस्कस कर चुका हूं कि प्रोग्रामर की जो सबसे बेसिक एबिलिटी और स्किल है वो उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है, कि उसको प्रॉब्लम को तोड़ना, उसको जस्टिफाई करना कि ये प्रॉब्लम क्या है और इसका जो मेरा जो सोल्यूशन है वो किस तरीके से इसके ऊपर फिट बैठता है, वो उसकी मेन एबिलिटी है। प्रॉब्लम सॉल्विंग पे एग्जांपल ऐड कर दूं भाई? जी जी सर। प्रॉब्लम सॉल्विंग का ताल्लुक उस चीज से है, इसको मैं दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट स्किल कह रहा हूं। दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है क्रिटिकल थिंकिंग, और क्रिटिकल थिंकिंग में आती है प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि एक मसले को समझना और उसको सॉल्व करना। अब जब आप प्रोग्राम लिख रहे होंगे तो आप एक मसले को हल कर रहे होंगे। कंसीडर योरसेल्फ एज इफ कि कोई शख्स कहीं पे मसले में है और आप एक बंदे को इंस्ट्रक्शन दे के भेज रहे हैं कि उस मसले को हल करने के लिए ये काम यूं 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 करने हैं, फिर मुझे बताना है और मसला हल हो जाएगा। या यूं इमेजिन करें कि आप कार मैकेनिक हैं और कहीं किसी की गाड़ी खराब होगी, आप खुद नहीं जा सकते, किसी को भेज रहे हैं कि यार जाके यूं करना, पहले बोनट खोलना, फिर ये चेक करना, फिर ये करना, फिर ये करना, फिर ये तार ठीक करना, फिर ये करना, अगर ये ना हो तो ये करना, ये ना हो तो ये करना। तो वो जो इंस्ट्रक्शन देने से पहले आपने अपने दिमाग में प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, डिस्क्रिप्शन पढ़नी है कि क्या हुआ है, ये मसला है, ये स्टेप्स करने पड़ेंगे। ये होता है ड्राई रन करना कोड को। अच्छा पहले यूं होगा, यूं होगा, यूं होगा, यूं होगा, यूं होगा, फिर आपने किसी ऐसे बंदे को बता रहे होंगे ना ताकि वो जाए और वो वाकई में गाड़ी ठीक कर दे। इसी तरह से आपने कोड लिखना है कि चले और काम ठीक हो जाए। अब होगा क्या, जिस तरह से बंदा पहले ही गो में गाड़ी ठीक नहीं करेगा ना, आपको फोन करेगा यार ये धुआं निकला, यहाँ से तार जल गई है, यहाँ से पटाखा हो गया है। कोड ने भी आपके साथ यही करना है, जब आप उसे चलाएंगे ठा होगा। फिर आपको मैंने एक थर्ड अप्रोच बताई थी जो मैं करता था। आपने ना, जब आपको पता चलता था ना कि जिस बंदे को आप भेज रहे हो वो नालायक है, तो आप उसे कहते हो कि यार ये सारे काम करके मुझे साथ साथ बताने ना। हाँ बोनट खोल लिया, ठीक है, बैटरी निकाल ली, अब ये करो, हुआ नहीं हुआ इसको यूं कर दो। तो आप उसको साथ साथ छोटे छोटे मॉड्यूल में इंस्ट्रक्शन देते पूरा टास्क करा लेते हो। दैट्स हाउ यू डिवाइड ना। माइंड सेट की बात है, प्रॉब्लम सॉल्विंग इज अबाउट माइंड सेट। लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसको लिख के कंप्यूटर को देने के लिए स्किल चाहिए। अब वो कोडिंग स्किल नहीं है, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है, वो प्रोग्रामिंग स्किल है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रोग्रामिंग एंड कोडिंग। कोडिंग बाजू का प्रोग्राम करने के लिए आपको प्रोग्राम बनाना है ना, प्रोग्राम कैसे करना है, क्या करना है। कोडिंग इज दैट एग्जीक्यूशन, इंस्ट्रक्शन राइटिंग। सो दैट्स हाउ यू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। और जितनी आसानी से आप किसी बच्चे को कम्युनिकेट करोगे, उसी आसानी से अगर आप कंप्यूटर को कम्युनिकेट कर दोगे, क्लाइंट भी खुश होगा, पैसे भी ज्यादा आएंगे, पैसे ज्यादा आएंगे, प्रोजेक्ट जल्दी होंगे। जहां लोग 2 काम करते हैं आप 10 काम कर लेंगे। सिर्फ यहाँ ये वाला गेयर आप ठीक कर लें, आपकी जिंदगी अच्छी हो जाएगी इन बेसिक चीजों के ऊपर। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हमारे पास डिफरेंट हैं। इस स्पेसिफिक कोर्स के अंदर हम लोग ऑब्वियसली पाइथन को टारगेट करें, तो स्लाइड्स जो है वो सिर्फ आप लोगों की जो बिगिनर्स हैं बिल्कुल उनके लिए मैंने ऐड की हुई है, ताकि वो जब पहली बार खोले तो उनको ये ना लगे कि हम लेक्चर में जो पढ़ा था वो पता नहीं कहाँ चला गया। सो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक छोटा सा प्रोग्राम लिखना शुरू करते हैं, ठीक है, और वो छोटा सा बिल्कुल सिंपल प्रोग्राम क्या कि आप 2 नंबर्स ऐड कर रहे हैं, ठीक है, 2 नंबर्स आप ऐड कर रहे हैं 2 + 2, ठीक है, पेपर पे आपने लिखा है 2 + 2। बट यही चीज अब आप सोचें कि मैंने कंप्यूटर को किस तरह देनी है। कंप्यूटर को मैं 2 किस तरह बताऊंगा, प्लस किस तरह बताऊंगा, 2 किस तरह बताऊंगा, उसका जो आंसर आएगा वो कहां पे होगा, किस तरह होगा और मुझे किस तरह मिलेगा, ठीक है। सो बेसिकली अब आप ये सोचें कि मैंने कुछ वैल्यूज हैं, कुछ डाटा है जिसको मैंने एक सिस्टम को देना है, और सिस्टम क्या करेगा, उस चीज को लेकर एक स्पेसिफिक जगह पर रखेगा जिसको बाद में प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हुए उसने यूज करना है। इसकी मिसाल यूं ले लें, आप एक कंटेनर
एक डब्बा ले लेते हैं और उस डब्बे के अंदर कोई चीज डाल देते हैं, काम किया, थोड़ी देर बाद निकाल ली और कोई और चीज डाल दी, फिर काम किया, वो चीज पुरानी वाली निकाली और नहीं डाल दी। अब आप इसी तरीके से एक मैकेनिज्म बना लें। फॉर एग्जांपल, एक बॉक्स वो है जिसके अंदर आपने इंग्लिश के अल्फाबेट्स डालने हैं हमेशा, एक बॉक्स वो है जिसके अंदर आपने हमेशा नंबर्स डालने हैं। नंबर्स वो वाले जिसमें कभी डेसिमल नहीं आता, इशारिया नहीं आता, ठीक है, वो वाले नंबर डाल लेने। उसके अलावा कोई नंबर उसमें नहीं जाएगा, आपने उसको लेबल किया हुआ। और जैसे अगर उसमें कोई गलत नंबर डाल देगा तो फौरन अलार्म हो जाना चाहिए कि ये गलत नंबर इसमें ऐड हुआ है, ये नहीं हो सकता, ठीक है। इसी तरीके से एक और बना लें जिसके अंदर आप क्या करें, वो तमाम नंबर्स जो डेसिमल में जिनमें इशारिया आता है वही नंबर्स उसमें जाएंगे, उसके अलावा कोई नंबर नहीं जाएगा, ठीक है। इनको बेसिकली प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में कहते हैं वेरिएबल्स। अब वेरिएबल क्यों कहा जाता है? क्योंकि ड्यूरिंग प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान इनकी वैल्यूज ने चेंज होना होता है, ठीक है। जो भी प्रोसेसिंग होगी, इनके अंदर जो भी वैल्यूज पड़ी होंगी उन्होंने रिप्लेस होते जाना है। और रूल ये है कि जो वेरिएबल, जो बॉक्स जिस टाइप के डेटा के लिए डेजिग्नेटेड है उसके अलावा उसमें कोई और डेटा नहीं जा सकता। ये बिल्कुल बेसिक सा रूल है जो आपने ज़हन में रख लेना। अगर आप किसी मैकेनिक को देखें जो रिपेयर कर रहा होता है, उसने अपने टूल्स रखे होते हैं, बॉक्स के अंदर एक कंटेनर बनाया होता है, सेक्शन होते हैं, हर सेक्शन के अंदर रेलेवेंट टूल पड़ा होता है। सेक्शन के अंदर उसको पता होता है किस सेक्शन से मैंने क्या निकालना, और वो पूरा बॉक्स साथ में कैरी कर रहा होता है। क्योंकि टू डू एंड टू अचीव एनीथिंग इन द वर्ल्ड ऑफ प्रोग्रामिंग यू हैव टू स्टोर समथिंग समवेयर। और ये भी प्रोग्रामिंग की क्लैरिटी बड़ी, इसमें ये भी बहुत बड़ी बात होती है। अगर आपको सही जगह सही चीज सही जगह स्टोर कर रहे हैं और सही टाइम के लिए कर रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात। अगर आपको पता हो ना कि आपके पास पानी है या पैसे हैं, पॉकेट में दोनों में से क्या रखना है और उसको कितना कैरी करना है, तो आपकी जर्नी ऑलरेडी आसान हो जाती है। तो वेरिएबल्स के अंदर आप टेम्परेरी चीज़ें स्टोर करते हैं, फिर ड्यूरिंग प्रोग्राम उसमें से चीज़ें निकालते हैं। ये बताया ना टेम्परेरी है? जी जी बिल्कुल टेम्परेरी। तो उसके अंदर वो, क्योंकि प्रोग्राम के एंड पे वेरिएबल खाली हो जाता है, क्लीन हो जाता है। तो टेम्परेरी मेमोरी का कॉन्सेप्ट और परमानेंट मेमोरी का कॉन्सेप्ट जो है वो हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। दिस आर द कॉन्सेप्ट। वेरिएबल, अपनी एग्जांपल बड़ी अच्छी थी। हर वेरिएबल की टाइप होती है। वेरिएबल कहते इसलिए हैं, वेरिएबल वर्ड पे अगर गौर करें तो वो वेरी कर रहा होता है, मतलब चेंज हो रहा था। उस डब्बे में कभी क्या वैल्यू होगी, कभी क्या वैल्यू होगी। वो पॉकेट्स के अंदर वैल्यू चेंज हो रहा है। आपने सिर्फ पॉकेट्स क्रिएट करनी है जरूरत के मुताबिक, जो आपको प्रोग्राम में हेल्प आउट देंगे। जब हम ये करेंगे बेहतर समझ में आएगा, भी कंफ्यूज नहीं होना। एक्चुअली वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, आपको दिखाएंगे, तब समझ आ जाएगी। और बिल्कुल, और इससे लिंक्ड एक क्वेश्चन है जो बहुत से बच्चों के माइंड में आ गया कि वेरिएबल की हमें, चलो ये तो समझ में आ गया कि ये इस काम के लिए यूज करते हैं, बट कंप्यूटर के अंदर क्यों जरूरत होती है? बेसिकली कंप्यूटर के अंदर जो भी वैल्यूज आप लेंगे, आप मुझे सिर्फ ये सोच के बता दें कि वैल्यूज आपने कहाँ पे रखनी है। तो उन वैल्यूज को स्टोर करने के लिए, रखने के लिए ये मैकेनिज्म बनाया गया है वेरिएबल्स का। सो क्विकली आगे मूव करते हैं। जब हम लोगों ने वेरिएबल्स एक मैकेनिज्म बना दिया कि जनाब हमारे पास स्पेसिफिक टाइप के लिए स्पेसिफिक वेरिएबल्स होंगे, तो अब आपके पास, आपको पता है, क्योंकि एक चीज जब आपके पास आ गई है वो पूरी दुनिया के अंदर यूज होनी है। अब कोई भी बंदा किसी भी तरीके का वेरिएबल बना सकता है। यहां पे प्रॉब्लम आएगी, क्यों? जब आपने स्टैंडर्ड्स डिफाइन नहीं किए हुए, तो किसी का वेरिएबल किसी नाम से डिफाइन हुआ होगा, किसी तरीके से डिफाइन किया होगा, किसी ने सिर्फ नंबर्स बनाए होंगे। तो इनके लिए एक रूल बनाया गया है कि वेरिएबल्स के बेसिक रूल्स हैं जिनके तहत आप उनको नाम दे सकते हैं, क्योंकि आपने उसको एक वेरिएबल को नाम देना है। एक बॉक्स है जो मैंने आपको बताया, कंटेनर है, तो उसके ऊपर आपने एक लेबल लगाना है जो उसका नाम है, जिससे हमें पता चलेगा कि इसमें अल्फाबेट जाना है, इसमें नंबर जाना है, इसमें डेसिमल वैल्यूज जानी है। तो वो नाम आपने किस तरीके से देना है, उसके कुछ बेसिक से रूल हैं। स्टार्ट विद अ लेटर, ठीक है, और अंडरस्कोर। लेटर से स्टार्ट करेंगे या अंडरस्कोर से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, स्टार्ट आपने कर लिया, अब उसके बीच में, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अंडरस्कोर ए आपने लिख लिया। उसके बाद अब आप कंटिन्यूटी में लेटर्स भी लिख सकते हैं, उसमें कोई ए बी सी एनीथिंग, नंबर्स भी उसमें आ सकते हैं, ठीक है, और अंडरस्कोर्स भी आ सकती हैं, बट स्टार्टिंग आपकी हमेशा लेटर या अंडरस्कोर से ही होगी। और रिजर्व वर्ड्स, ये एक टर्म आई है। रिजर्व वर्ड बेसिकली वो कि लैंग्वेज के अंदर कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो उन्होंने अपनी कुछ मॉड्यूल्स के लिए डिफाइन किए होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल इफ का वर्ड होगा तो वो किसी स्पेसिफिक चीज के लिए ऑलरेडी प्री प्रोग्राम्ड है। अगर आप वो वाला वर्ड यूज करेंगे तो फिर वो एक क्लैश आ जाएगा कि ये चीज ऑलरेडी डिफाइंड थी और अब आप उसको एज अ नेम यूज करें तो वो वहां पे आपका एक एरर। यार आप अपना नाम पाकिस्तान नहीं रख सकते, बिल्कुल,
क्योंकि वो कंट्री के लिए रिजर्व कर दिया गया है, ठीक है। आप अपना नाम खाली डॉक्टर नहीं रख सकते, क्योंकि वो एक प्रोफेशन के लिए रिजर्व किया हुआ है, वो वर्ड यूज हो रहा है कहीं पे। इसी तरह इन द वर्ल्ड ऑफ प्रोग्रामिंग देयर आर सर्टेन वर्ड जो प्रोग्रामिंग के लिए यूज किए गए हैं। आप अपना कोड लिखते हुए उन अल्फाज को नहीं यूज कर सकते, करने की कोशिश करेंगे तो वो आगे से आपको 2-4 सुना देगा जी। सुनाने का मतलब ये कि एरर आ जाएगा, वो आपको बताएगा। लेकिन बाज़ औक़ात एरर नहीं भी आएगा, लेकिन लॉजिक ऐसी खराब होगी, इसे लॉजिकल एरर कहते हैं। और अगर लॉजिकल एरर आ जाएगा तो आपको पता है क्या रिएक्शन होगा, ये हो क्या रहा है। आपको वेरिएबल के बारे में पता चल गया, आपको ये रूल्स बता दिए कि इन तरीके से वेरिएबल का नाम आप रख सकते हैं। अब आपके पास नेक्स्ट चीज आती है कि आपने उस वेरिएबल के अंदर वैल्यूज कैसे डालनी है। जो मैंने आपसे बात की थी कि कंटेनर उस पर लेबल है, आपने स्पेसिफिक वैल्यूज में डालनी है। तो उस वैल्यू को ऐड करने का, उसमें इंसर्ट करने का उस वेरिएबल के अंदर एक स्पेसिफिक मेथड होता है जिसको कहते हैं वेरिएबल जो है वो असाइनमेंट बेसिकली, ठीक है। तो आपने क्या करना है, बेसिक वेरिएबल का नेम लिखना है, ठीक है, रूल्स को फॉलो करते हुए इज इक्वल टू का साइन डालना है और आगे उसकी जो वैल्यू आप डालना चाहते हैं वो आप उसमें उसके आगे वो प्लेस कर देंगे। फॉर एग्जांपल अगर सिंपल एक नंबर है तो आप लिखते हैं कि फर्स्ट नंबर, ठीक है, रूल्स को फॉलो करते हुए आपने फर्स्ट नंबर एक लिखा इक्वल टू साइन, आगे 25 लिख दिया, ये 25 वैल्यू उस वेरिएबल में चली जाएगी। आपने एक वेरिएबल ले लिया ए, ठीक है, मैं सिर्फ आसानी के लिए समझा रहा हूं, इज इक्वल टू, अब आगे आपने उसमें एक अल्फाबेट डालना था सी, तो आप दो जो है वो यूज करेंगे, कॉमर्स यूज करेंगे, इन्वर्टेड कॉमर्स यूज करेंगे और सी लिखेंगे तो वो उसके अंदर एक कैरेक्टर के तौर पे ऐड हो जाएगा। इसी तरीके से एक चीज पे डिफरेंस आता है, वो ये है कि अगर आपके पास नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है जिसको हम स्ट्रिंग कहते हैं, वो आपने ऐड करनी है तो उसका भी सेम ही मेथड है कि आप उसको डबल कोट्स में कर लें या सिंगल इन्वर्टेड कोट्स में जो है वो एक वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं। अब क्विकली जरा आगे मूव ऑन करते हैं। डेटा टाइप्स जो है, डेटा टाइप्स आपके पास सबसे पहली चीज इंटीजर्स आ जाएगी जिसमें सिंपल नंबर्स होंगे, डेसिमल उसमें नहीं आ सकता, ठीक है। सिंपल नंबर होगा 1 2 3, 3.2 इंटीजर नहीं है, ठीक है। उसके बाद आगे आपके पास फ्लोट आते हैं जिसमें पॉइंट्स वाले, डेसिमल वाले वैल्यूज, इशारे वाली जो नंबर्स है वो आ जाएंगे जिसके अंदर पॉइंट आएगा और वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती हैं। स्ट्रिंग आपके पास आएगी जिसमें सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं और आप उसको डबल कोड से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके ऊपर जब हम कोड में जाएंगे तो ज्यादा डिटेल में डिस्कशन करेंगे, सिर्फ मैं अभी आपको ये आइडिया दे रहा हूँ कि ये हमारे पास चीजें हैं। और उसके बाद कैरेक्टर जो है वो सिंगल एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम 4 वर्ड यूज करते हैं, CHAR, जिसमें हम सिंगल जो है वो वैल्यू जो है वो असाइन कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारे पास गूगल कोलैब है। गूगल कोलैब के अंदर बिल्कुल जिसे कहते हैं कि बिल्कुल इन्हीं रूल्स के ऊपर जो है ना वो बेसिक आपके पास गूगल कोलैब नोटबुक बनी हुई है। जिन्होंने हमारा प्रीवियस कोर्स लिया हुआ है वो वाली चीजें भी उसमें एडेड हैं। इस दफा बस चेंजिंग ये होगी कि हम इनिशियल जो है ना जो कोड्स आपको मिलेंगे वो सेम होंगे, लेकिन उसके बाद जो जैसे जैसे लेक्चर्स में एडवांसमेंट आएगी, जो आपको कोड अब मिलना शुरू हो जाएंगे वो एडवांस होते जाएंगे, उनमें चेंजिंग आती जाएगी और वो अपडेट होते जाएंगे। जो लोग ये स्क्रीन फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि ये एक हमें गूगल की तरफ से फ्री इन्वायरमेंट हमें मिलता है जिसको हम कहते हैं गूगल कोलैब, जो हमें सर्विसेज देता है कि जिसके ऊपर हम ऑनलाइन कोड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। फॉर दोस्त जिनके पास लैपटॉप नहीं है वो मोबाइल के ऊपर भी गूगल कोलैब जो है वो यूज कर सकते हैं। जस्ट आपने लिंक ओपन करना है, आपके पास वो ब्राउजर में ओपन हो जाएगी और आपने यहाँ पे जाके रिसोर्सेज जो है वो एलोकेट करने हैं। ओके, अब यहाँ पे हम लोगों ने वेरिएबल नेमिंग के बारे में बात की थी, तो जस्ट मैंने सेल को एग्जीक्यूट करना है फॉर द फर्स्ट टाइम और मैं सेल एग्जीक्यूट करते जाता हूँ। मेरे पास जो वैल्यूज है ना वो उसके अंदर आती जाएंगे। ठीक है, और ये जिसमें प्रिंट स्टेटमेंट मैंने इसलिए लगाई है ताकि आपको मैं बता दूं कि जैसे ही मैं वो वेरिएबल को प्रिंट करवा रहा हूं तो उसके अंदर वाली वैल्यू मुझे मिल रही है कि एक्चुअली इसके अंदर वो वैल्यू जा रही है। आप इसको ना आपको पीछे रिलेट करना पड़ेगा द वे यू हैव एक्सप्लेन्ड। मतलब ये आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया लेकिन इस वेरिएबल को आपने टाइप नहीं बताई, क्योंकि पाइथन के अंदर टाइप बताने की जरूरत नहीं होती। जब आप इसको इसके अंदर रख रहे हो तो पाइथन की क्वालिटी ये है कि वो अपने हिसाब से समझ जाएगा क्या होगा। लेकिन जब आप दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जाएंगे तो उससे पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि इसके अंदर कौन से टाइप की वैल्यू मैं रख सकता हूँ। वो रखोगे तो ठीक हो, नहीं तो वो नाराज हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए पाइथन की बहुत छोटी छोटी क्वालिटी बता रहे। तो ये जो है हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया।
अब इस वेरिएबल का नाम हमने रखा num अंडरस्कोर स्टूडेंट्स, मतलब हमने बताया कि नंबर, स्टूडेंट नंबर। तो यहाँ पे लेसन आप लोगों के लिए ये है कि जब आप वेरिएबल डिक्लेयर करें, वेरिएबल के नाम को पढ़ते ही समझ आ जाए कि इसका पर्पस क्या है, ये क्यों, ये खाना क्यों बनाया गया था, ये वेरिएबल क्यों डिक्लेयर किया गया था। ये प्रोग्रामिंग एथिक्स में आता है। अब जो नम स्टूडेंट अंडरस्कोर नम है, मैं इसको लिखता, इसके अंदर मैं स्टूडेंट्स का नंबर सेव कर रहा हूं, मैं इसको लिख देता हूं कि यार नम अंडरस्कोर टीचर्स। जब ये प्रोग्राम में जाके यूज करूंगा तो प्रोग्राम की जो रीडिंग है वो तबाह हो जाएगी। ये ऐसा ही है जैसे आप मिठाई के डब्बे में किसी को जूते रख के भेज दें, क्योंकि जब आप ये नहीं करोगे, इररेलेवेंट बॉक्स के अंदर, वैल्यू के अंदर इररेलेवेंट डिस्कनेक्टेड चीज डालोगे, तो आपके प्रोग्रामिंग के स्टैंडर्ड की मां बहन हो जाएगी। और ट्रस्ट मी, कुछ बेईमान लोग ये इसलिए करते हैं कि क्लाइंट को पता ना चल जाए, हमारा कोड कोई कॉपी ना कर ले, और उनको पता होता है कि मैं इस चीज का नाम लिखूंगा उसके अंदर ये पड़ा होगा। जैसे जैसे हम घर में ना आटे के ड्रम में चाबियां छुपा के जाते हैं, समथिंग लाइक दिस, और हमें पता होता है कि चाबी आटे के ड्रम में होगी, चाबी की जगह पे चाबी नहीं होगी, यू नो, ताकि मुझे ही पता हो कि चाबी कहां पे है। सो डोंट डू दिस इन द वर्ल्ड ऑफ प्रोग्रामिंग। तो हमने वेरिएबल इसी एक लाइन के अंदर, और फिर ऊपर ये लिखा हुआ है राइट वेरिएबल डिक्लेरेशन। अब ये कमेंट है, ऐसी है बन। अब ये कमेंट एक्चुअली यहां गलत लिखा हुआ है। हमने इसको कह के वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, हम ये कमेंट होना यूं चाहिए था कि हम ये लिख रहे हैं, अच्छा, सेविंग एंड प्रिंटिंग द वैल्यू। अच्छा, अब नीचे जो दो इंस्ट्रक्शन में मैं काम कर रहा हूं, ऊपर मैंने उसको लिख दिया। अब जब कोई नया बंदा आके मेरा कोड पढ़ेगा तो ऊपर कितना प्लेन लैंग्वेज में लिखा हुआ कि सेविंग एंड प्रिंटिंग द वैल्यू। अब इसको भी लिख सकता हूं मैं। अच्छा प्रोग्रामर जो ज्यादा ईमानदार होगा वो ये लिखेगा सेविंग एंड प्रिंटिंग द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब ज्यादा एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो गया, ईमानदारी थोड़ी नेक्स्ट लेवल पे चली गई। ठीक है, अब एक और ईमानदार नंबर आया, बंदा आया, उसने आगे लिखा फॉर कैलकुलेटिंग द टोटल मार्क्स। उसने ये भी बता दिया कि मैं क्यों कर रहा हूं, ये कहां यूज होगा, वो थोड़ा और ईमानदार था। तो ये जो कमेंटिंग है ये आपकी एथिकल वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है। और जैसे डॉक्टर साहब ने कहा था कि एक वक्त आता है कि कोई प्रोजेक्ट साल चलता है और साल बाद आप अपना किया धरे पे देखो ये मैंने किया था। ट्रस्ट मी, क्योंकि आप इंप्रूव हो रहे होते हैं। आप 6 महीने बाद इंप्रूव हो चुके हैं, 6 महीने बाद आपको अपना काम बोंगियां लगने लग जाती हैं ईमानदार आदमी को। ठीक है, एंड विच इज गुड। लेकिन अगर आपने इस तरह की कमेंटिंग की हुई है तो 6 महीने बाद भी आप उसको लव लेटर की तरह ही पढ़ेंगे, कोड की तरह नहीं। बेसिकली हो ये रहा है कि मैंने आपको जितनी डेटा टाइप्स बताई हैं उन तमाम डेटा टाइप्स को मैं बारी बारी जो है वो वेरिएबल्स के अंदर उनकी वैल्यूज को स्टोर कर रहा हूँ। सो यहाँ पे आपके पास टोटल सेल्स है, लेकिन यहाँ पे अब आप जो चीज वो देख रहे हैं वो ये है कि नंबर के अंदर डेसिमल है। तो ये नंबर आपके पास होंगे फ्लोट वैल्यूज के। आप कह रहे हैं कि फ्लोट वैल्यू मैं एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा रहा हूँ। इसी तरीके से यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा हुआ है AI, ठीक है, इसकी जगह मैं सिंपल एक A कर देता हूँ, तो ये आपके पास एक कैरेक्टर हो जाएगा। तो इसको मैं जस्ट एग्जीक्यूट करता हूँ, और एग्जीक्यूट होने के बाद अगर मेरे पास यहाँ पे टिक का साइन आ रहा है, इट मींस कि ये करेक्टली एग्जीक्यूट हुआ है विदाउट एनी सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर बेसिकली क्या, कि जब आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो स्पेसिफिक आप यूज करें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप पाइथन यूज करें, तो पाइथन का जो सिंटैक्स है कि आपने उसको टाइप नहीं बतानी, सिर्फ वेरिएबल का नाम बताना है, इज इक्वल टू का साइन लगाना, आगे वैल्यू दे देनी है। अगर आप इससे डेविएट करेंगे तो आपको एक एरर जनरेट कर देगा जिसको सिंटैक्स एरर कहते हैं। उसके बाद एक सिंपल ये चीज है कि आप, ये मैं एक स्ट्रिंग ले रहा हूँ हेलो वर्ल्ड की, जो कि जिसको मैं सिंपल एक प्रिंट करवा रहा हूँ अपनी स्क्रीन के ऊपर प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू। ठीक है, और आपको वो देखें, जब आपको आउटपुट मिल रही है तो वो हेलो वर्ल्ड आ रहा है, लेकिन उसके साथ आपको ये जो इन्वर्टेड कोड्स हैं वो नहीं आ रहे। इन्वर्टेड कोड्स आप सिर्फ इस वजह से यूज कर रहे हैं कि आपने उसको ये बताना है कि ये स्ट्रिंग है। ठीक है, और ऊपर इसके बाद आपके पास सिंपल क्या हो रहा है, जितनी वैल्यूज आपने उन तमाम वेरिएबल्स में असाइन की थी आप उनको प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू प्रिंट करवा रहे हैं। आगे आपके पास कुछ एग्जांपल्स हैं कि अगर आप लोगों ने जो रूल्स फॉलो नहीं किए हुए तो आपको किस तरह के एरर्स जो हैं वो शो होंगे। बेसिकली ये एरर्स का डालने का पर्पस ये है कि आप लोगों को ये पता चले कि आप
जब कोडिंग कर रहे होंगे तो कोड करते हुए जब आपको एरर आता है तो आपको वो जो एरर है वो रीड करना है, बेसिकली मैंने क्या गलती की है, उस एरर को पढ़ने के बाद आपको ये चीज पता चल जाए कि यहाँ पे मेरी मिस्टेक है और मैं उसको उसी वक्त रेक्टिफाई कर लूँ। बेसिकली ये देखें, हमने पहला रूल ये पढ़ा था कि आपका वेरिएबल का जो नेम है वो लेटर से या अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है, वो नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। तो यहाँ पे मैंने सेकंड स्टूडेंट के नाम से एक वेरिएबल बनाने की कोशिश की है, बट उसके अंदर मैंने 2 लगा दिया है, एक नंबर लगा दिया वेरिएबल के नेम के अंदर, स्टार्ट में उससे कर रहा हूँ। तो जब भी मैं उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे एक एरर जनरेट हो रहा है, इनवैलिड डेसिमल लिटरल, कि आपके वेरिएबल के अंदर जो है वो, और वो देखें यहाँ पे वो आपको पॉइंट भी कर रहा है, ये जो पॉइंटर है आपको पॉइंट कर रहा है कि यहाँ पे आपका एरर है, और जैसे ही आप इसको रिमूव करेंगे तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो अगेन मैं आप लोगों के लिए इसको, उसके बाद दूसरी चीज ये कि आपको ये बताया था कि वेरिएबल नेम के अंदर अंडरस्कोर्स यूज हो सकती हैं, डैश जो है वो यूज नहीं की जा सकती, हाइफन्स आप यूज नहीं कर सकते। तो अब मैंने स्टार्ट ठीक किया, बट इन बिटवीन मैंने वेरिएबल नेम के अंदर जो है वो हाइफन ऐड कर दिया, जिसकी वजह से फिर मेरे पास एक एरर आ रहा है, और कैनॉट असाइन एक्सप्रेशन। यहाँ पे मैंने आपको एक एग्जांपल दी कि जिसके अंदर आपने एक रूल से डेविएट किया कि आप इन बिटवीन जो है वो डैश नहीं यूज कर सकते, आपको अंडरस्कोर यूज करना था। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल ये आपके पास आती है कि मैंने एक रिजर्व वर्ड जो है वो यूज कर लिया। इफ बेसिकली एक रिजर्व वर्ड है पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर, जो आप बेसिकली कंडीशंस को यूज करने के लिए करते हैं। आगे चलकर हम इसको भी देखेंगे डिटेल में। सो बेसिकली अब ये उसने एक रिजर्व, और जैसे मैं इसको लिखता हूं तो ये हाईलाइट हो रहा है डिफरेंट कलर्स के साथ, जो आपको लिखते ही आइडेंटिफाई करवा देगा मैं एक रिजर्व वर्ड हूं, मैं मुझे यूज एज अ वेरिएबल ना किया जाए। ठीक है, तो अब मैं जब इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करूंगा तो वो मुझे सिंपल एक एरर दे देता है, इनवैलिड सिंटैक्स। और यहाँ पे साथ कमेंट में मैंने मेंशन किया हुआ है कि अब आप एक रिजर्व वर्ड को यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ मजीद आपके पास एग्जांपल्स हैं, और क्योंकि वेरिएबल नेम आपके गलत है तो ऑब्वियसली गलत वेरिएबल के अंदर वैल्यू जो है वो ऐड हो नहीं सकती, तो आप प्रिंट करवाने की भी कोशिश करेंगे तो आपके पास एक एरर ही जनरेट होगा, और इसके अलावा कुछ नहीं। बेसिकली आगे फिर डाटा टाइप्स आ जाती हैं। डाटा टाइप्स के अंदर आपको बेसिक में चीज़ें बता चुका हूँ कि आपके पास न्यूमेरिक जो डेटा होता है उसके अंदर इंटीजर वैल्यूज होती हैं जिसमें कोई डेसिमल नहीं होता, फ्लोट वैल्यूज होती हैं जिनमें पॉइंट्स आते हैं, और कुछ कॉम्प्लेक्स वैल्यूज होती हैं। कॉम्प्लेक्स पे हम जरा आगे चल के जरा टाइम थोड़ा लगा कर डिस्कशन करेंगे। ओके, और डाटा टाइप जो हमारे पास स्ट्रिंग्स हैं, स्ट्रिंग के अंदर बेसिकली 2 चीजें हैं कि अगर एक आप सिंपल कैरेक्टर्स भी स्टोर करा सकते हैं जिनको आप और आप सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स भी स्टोर करा सकते हैं जिसको आप स्ट्रिंग कहते हैं। स्ट्रिंग पे आप लोगों ने ज्यादा फोकस करना है क्योंकि आगे चल के जब हम एलएलएम की बात करेंगे तो स्ट्रिंग पे आपको ग्रिप होनी चाहिए। सो बेसिकली इस नोटबुक के अंदर नेक्स्ट चीज मैंने ये डाली कि इफ यू ट्राई टू टेल इट कि ये कौन सी टाइप है तो वो आपको जो है वो मजीद इस तरह के एरर्स देगा। सो इस नोटबुक के अंदर हम जिस तरह से मूव करते जाएं नीचे, तो आपको फॉर एग्जांपल ये देखें, मैंने होप टू स्किल फ्री एआई कोर्स की मैंने एक स्ट्रिंग डाली है, कोर्स नेम का वेरिएबल है, इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूं तो और मैं इसी कोर्स वेरिएबल को प्रिंट करवाता हूं प्रिंट स्टेटमेंट से, तो होगा क्या कि मेरे पास वो स्ट्रिंग आ रही है कि इस वेरिएबल के अंदर ये स्ट्रिंग मौजूद है। सो एज वी मूव ऑन, इसके अंदर तमाम डेटा टाइप्स को मैंने वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करके आपके सामने रखा है। आज आपको बहुत बेसिक चीजें बतानी हैं सर्वर और डेवऑप्स के बारे में, क्योंकि हमने बेसिक में नहीं बताई हुई, इसलिए इसको मैं बेसिक से ही शुरू करूंगा। और उसके लिए हमारे पास हमारे चैंपियन मौजूद हैं, बहुत ही हमारे टैलेंटेड रिसोर्स डेवलपर, द फ्यूचर सीईओ, द ग्रेट मिस्टर आतिफ, ही इज कमिंग ऑन स्क्रीन नाउ। वो आपको बेसिक, सर वेलकम। तो ही इज हियर। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस, सर्वर क्या होता है, डेवऑप्स क्या होता है, एंड अबव ऑल आप इस फील्ड में पैसे कैसे कमा सकते हैं। अगर आप एआई नहीं भी करते तो एआई को डिप्लॉय करके लाखों रुपए कैसे कमा सकते हैं। सो फुल रोड मैप आपको मैं बताता हूं। फुल रोड मैप बताने से पहले बेसिक तो समझ लें कि डेवऑप और सर्वर होता क्या है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, आज हम एक नई एक टॉपिक को डिस्कस करते हैं। सर्वर को मैं इसको बहुत बेसिक लेवल से पहले इसको स्टार्ट करूंगा ताकि आप लोगों को एक आइडिया बिल्डअप हो जाए। तो सर्वर आपका, अगर एक कंप्यूटर जो आपके पास एक लैपटॉप है या घर पर एक कंप्यूटर है,
ठीक है, जिसके अंदर एक बेसिक डिस्क लगी हुई है, एक सीपीयू लगा हुआ है, उसके अंदर एक नेटवर्क कार्ड मॉडेम लगा हुआ है, और वो अगर आप उसको कहीं पर एक पब्लिक एक्सेस दे देते हैं कि जिसको मैं भी कि उसमें से फाइल्स एक्सेस कर सकूं, कोई और बंदा भी एक्सेस कर सके और आप खुद भी एक्सेस कर सकें और वो दुनिया के लिए विजिबल हो जाए, तो वो एक कंप्यूटर जो आपका घर में पड़ा हुआ था वो एक सर्वर में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसके थ्रू आप कोई भी वेबसाइट, कोई भी वेब एप्लीकेशन, कोई भी एआई की एप्लीकेशन चला सकते हैं। तो बेसिक अगर हम एक तरीके से देखें तो एक कंप्यूटर और एक लैपटॉप को अगर आप अवेलेबल कर देते हैं किसी कंटेंट को, किसी चीज को, किसी वेबसाइट को, किसी डॉक्यूमेंट को शेयर करने के लिए, और उसकी एक्सेस थ्रू इंटरनेट पॉसिबल हो जाती है, तो वो एक सर्वर में कन्वर्ट हो जाता है। अब अगर वो एक सर्वर बन गया है तो क्या क्या असल में हमारे जो पास जो सर्वर्स होते हैं वो बिल्कुल इसी तरह के होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। जब भी हम किसी वेबसाइट के सर्वर वेबसाइट पे जाते हैं तो हम बेसिकली किसी सर्वर को एक्सेस कर रहे होते हैं। अब वो सर्वर बिल्कुल एक लैपटॉप नहीं होता, वो सर्वर में कंपोनेंट्स यही लैपटॉप वाले होते हैं। ये चीजें सारी की सारी ऐसी होती है। देखिए पहले कॉन्सेप्ट हम स्टार्ट करते हैं कि आप एक वेबसाइट यूज करते हैं, आप फेसबुक यूज कर रहे हैं, आप इस वक्त यूट्यूब यूज कर रहे हैं, तो इसमें सर्वर क्या है, क्लाइंट क्या है? तो पहले थोड़ा क्लाइंट का आइडिया समझें, क्योंकि वर्ड यूज होगा आगे। जो आपका ब्राउजर है ना, जिसके अंदर ये आप सारा कुछ देख रहे हैं, आप इसे क्लाइंट कह लें, ठीक है? इन डिटेल टेक्निकल डेफिनेशन में जाएंगे। अब ये जो वीडियो आपकी तक पहुंच रही है, ये पहले एक सर्वर पड़ा, एक कंप्यूटर पड़ा दुनिया के किसी कोने में, मेरा डेटा उस कंप्यूटर पे जा रहा है, वहां से आपका तक आ रहा है, ठीक है? तो वो जो बीच में हम एक सेंट्रल पॉइंट कंसीडर किया है, जो बैक एंड पे पड़ा है, वो सर्वर कहला लेगा। अब देखिए, मैं आपको और भी अगर सर्वर की एग्जांपल देना चाहूं, तो आप यूं समझ लें कि घर में आप लोग, क्योंकि अगेन छोटी एग्जांपल है लेकिन मजबूरन देना पड़ रहा है, आप लोग ठंडा पानी पीते हैं ना घर में, खाना उठाते हैं ना, खाना रखते हैं ना, पूरे घर वाले खाना कहाँ से उठाते हैं, कहाँ रखते हैं? फ्रिज में। एक सेंट्रल पॉइंट है आपके घर, दैट इज योर सर्वर, ठीक है? आप उस फ्रिज की एक्सेस जो है, अभी क्योंकि वो एक नेटवर्क आपके घर की, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, एक घर के अंदर आपने लोकल सर्वर वो रखा हुआ है, जिसमें आप चीजें उठाते हैं, रखते हैं, कंज्यूम करते हैं, स्टोर करते हैं। अब आप ये तो नहीं कि साथ कैरी कर रहे हैं, हर बंदा अपनी अपनी कैरी कर रहा है, सबको एक्सेस है वो एक उस तक। अब उसके अंदर डिफरेंट सेगमेंट होते हैं, वो जाएंगे। इंटरनेट की दुनिया में जो है ना, मैं आपको बताऊं कि जितने पैसे प्रोग्रामिंग में है ना, सर्वर में शायद उससे ज्यादा है। अपॉर्चुनिटीज, नंबर ऑफ जॉब्स जो हैं वो थोड़ी कम है एज कंपेयर टू प्रोग्रामिंग, बट द साइज ऑफ जॉब जो है वो कंपैरेटिवली बड़ा हो सकता है सर्वर प्रोग्रामिंग में। क्यों? क्योंकि इमेजिन करें कि इस वक्त फेसबुक का डाटा लीक हुआ और फेसबुक को बिलियंस में फाइन पड़ गया, ठीक है? सर्वर के ऊपर डाटा को सही तरीके से रखा नहीं गया या सर्वर को प्रोग्राम नहीं किया गया। सर्वर, आपको लगता है यार वेबसाइट डाउन है, क्यों डाउन है? क्योंकि जहां से आपके पास वो आ रही है वो जगह भी सही तरीके से कॉन्फ़िगर नहीं किया गया, उसको सही तरीके से कोड नहीं किया गया, ठीक है? तो बेसिक सर्वर, बाकी जो सर्वर की डेफिनेशन बता रहा है, इट इज एब्सोल्युटली फाइन। अब सर्वर को जो लोग मैनेज करते हैं, जो इस दुनिया को समझते हैं, मैंने वेबसाइट बनाई और वेबसाइट मैंने अब सर्वर पे रख के लोगों तक पहुंचानी है, जो लोग ये काम करते हैं, जो लोग सिक्योरिटी सर्वर की मेक श्योर करते हैं, जो लोग डिप्लॉयमेंट होता है चीज बना के सर्वर पे रखना, ठीक है? उनको, और ऐसे बहुत सारे और काम होंगे, जब डिटेल में जाएंगे तो उसको डेवऑप्स कहते हैं, ठीक है? डेवऑप्स बहुत सारे सर्वर रिलेटेड काम कर रहे होते हैं। प्रोग्रामिंग की नॉलेज उनको भी होती है, सर्वर साइड पे भी प्रोग्रामिंग होती है, याद रखिएगा, पर थोड़ा डिफरेंट होता है। वी विल डू दैट। अब डेवऑप जो है, मैं उसके बताऊं कि डेवऑप के पास में जॉब सिक्योरिटी बड़ी पक्की होती है, ठीक है? वो इसलिए आपने एक वेबसाइट बनाई, अब आपने एक डेवऑप रखा, आपका डेटा भी उस पर पड़ा हुआ है, आपकी वेबसाइट भी वहां से ऑपरेट हो रही है, अगर वो 1 मिनट भी डाउन होती है, आपको लाखों का नुकसान होता है, लाखों का। अगर व्हाट्सएप थोड़ा डाउन हो जाए, हम कहते हैं ना व्हाट्सएप का सर्वर डाउन है, अगर व्हाट्सएप डाउन हो जाए तो व्हाट्सएप को कितना नुकसान होगा? लाखों का, करोड़ों का, डॉलर्स में, 1 मिनट के अंदर। और इस नुकसान से बचाने वाली टीम का नाम है डेवऑप्स। तो उन लोगों की वैल्यू कितनी होगी? जिसने व्हाट्सएप बनाना था, प्रोग्राम करना था, करके रख दिया, अब वो नए मॉड्यूल पे काम कर रहे हैं, वो नए मॉड्यूल हफ्ता पहले है या हफ्ता बाद में, व्हाट्सएप को कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन अगर सर्वर डाउन हुआ तो उसको तकलीफ है।
ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि डेवऑप्स की इंपॉर्टेंस क्या होती है ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, ये कितनी बड़ी फील्ड है। आप एआई सीख रहे हो, आप अपना ही मॉडल सर्वर पे रखना चाहते हो, लोकल सर्वर पे रखना चाहते हो, फ्री सर्वर पे रखना चाहते हो, पेड सर्वर पे रखना चाहते हो, आपके पास नॉलेज ही नहीं है, आपको डेवऑप ढूंढ रहे हो, क्या फायदा भी उस सीखने का? एक्सपेरिमेंट तो कर ही नहीं सकते, खाला को तो दिखा ही नहीं सकते जब तक खाला आपके लैपटॉप तक ना पहुंचे। So, if you really want to show your work to the world, you need to understand the basics of server and DevOps. फिर आप इसमें करियर बना सकते हैं। तो हम ये इस हद तक आपको करा देंगे कि आप अपने छोटे मोटे मॉडल्स जो हैं वो डिप्लॉय कर सकें और वहां से आप अपने करियर का स्टार्ट ले सकें। बहुत लिक्विडेटिव फील्ड है, बहुत रिलायबिलिटी है, बहुत पैसा है, एंडलेस ग्रोथ है, जितना स्मार्ट होना चाहें स्मार्ट हो सकते हैं, बहुत काम आता है इसके अंदर। This is another branch in the world of AI, deploying AI models. और उसमें क्या होगा, 100 लोग अगर मॉडल डिप्लॉय करेंगे ना, तो 100 के 100 अच्छे डेवऑप्स नहीं होंगे। डिपेंड करता है जो चीज आपने सर्वर पे रखी, वो सर्वर में आपने क्लाइंट के कितने पैसे बचाए और उसकी स्पीड कितनी है। बहुत सारी चीजों में फर्क लगता है, बहुत सारे काम होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगेन मैकेनिक की एग्जाम्पल दूंगा। आप अपनी गाड़ी एक मैकेनिक के पास ले जाते हो, 2 मैकेनिक्स हैं, वो दोनों उस गाड़ी को एनालाइज करते हैं। एक मैकेनिक आपसे कहता है कि मैं 100% आपका मसला हल कर दूंगा, गारंटी देता हूं। और एक आपसे कहता है कि सर मैं 90% 95% ना मैं आप चांस है कि आपका मसला हल हो जाएगा। आप पूछते हो कि आप कैसे करोगे, आप कैसे करोगे? एक कहता है कि सर मसला नहीं है, इंजन नया डलवा लो, 100% मसला ही हल। एक कहता है कि सर कार्बोरेटर चेंज करूंगा या ये करूंगा या वो करूंगा, ये 4-5 स्टेप लूंगा, इतनी आपकी कॉस्ट आएगी, लेकिन 95% चांस है मसला हल हो जाएगा। किसके पास जाएंगे? यार जो इंजन पूरा का पूरा रिप्लेस कर रहा है वो तो नहीं। डेवऑप्स जाते हैं, क्लाइंट को कहते हैं मैं तेज कर दूंगा सर, मैं तेज आपका कर दूंगा, सर्वर वालों को बस ज्यादा पैसे दे दो। नो, डेवऑप्स को स्मार्ट होना चाहिए। डेवऑप्स बहुत ऐसा रिसोर्स होता है जो क्लाइंट के बहुत पैसे बचाता है, सिक्योरिटी बचाता है, कंपनीज की रेपुटेशन बताता है, बाजू का पूरा स्टार्टअप बचा लेता है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ डेवऑप्स। अब वो सीखेंगे कैसे? आतिफ आपको सर्वर की बेसिक्स बताएगा, डेवऑप्स के रोल्स को बताएगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम सर्वर कॉन्फ़िगर करने की तरफ बढ़ेंगे और कोई अपना एआई का मॉडल डिप्लॉय करेंगे। एज़्योर के बारे में थोड़ा समझेंगे, अमेज़न के बारे में समझेंगे। अच्छा, सर ने तो वैसे तो बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं, तो मैं थोड़ा सा जो है ना सिंपलेस्ट वे में सर की ही एक एग्जांपल को अपनी एग्जांपल एक करके बताना चाहता हूँ कि हम जब भी किसी जो है ना वेबसाइट के ऊपर जाते हैं एग्जैक्टली तो उसको एक रिलेट करते हैं एनालॉजी से, ताकि आप लोगों को इन फ्यूचर उसके साथ रिलेट करना आसान हो कि क्या क्या चीज़ें काम कर रही होती हैं। जैसे लेट सपोज आपने कहा www.google.com, आप गूगल के सर्वर को हिट कर रहे हैं, तो थिंक ऑफ इट लाइक कि आप जैसे एक रेस्टोरेंट के अंदर चले गए और वहां पर अब आपके पास आपने जो भी खाना खाना है वो खाना आपके सामने प्रेजेंटेड। आप google.com पे जाते हैं, आपके सामने एक सर्च बॉक्स आ जाता है, आप सर्च कर रहे होते हैं, वो सर्च बॉक्स इतना प्लेजेंटली कैसे आपके सामने आ गया? पीछे उसके कुछ मेहनत हुई है, पीछे उसके कुछ चीजें पड़ी हैं, कहीं पे वो सारा कोड जमा हुआ, वो सारा कोड रन हुआ और उसके बाद एक प्यारा सा पेज आपके सामने खुलकर आ गया। तो वो अगर आप उसको एक रेस्टोरेंट से देखें, तो जैसे रेस्टोरेंट आप जाते हैं तो रेस्टोरेंट में जब आप गए, वो रेस्टोरेंट जो है वो असल में जब आपने वहां से कोई फूड ऑर्डर किया तो आपने एग्जैक्टली एक वो इंफॉर्मेशन ऑर्डर की जो आपको चाहिए थी। जो भी कोई डिश आपने ऑर्डर की, वो डिश प्रिपेयर कहां पर हुई? वो डिश प्रिपेयर हुई उस रेस्टोरेंट के किचन में। वो जो किचन है वो एक्चुअल में वो सर्वर है जहां पे सारा बैक एंड का सारा पीछे का काम हुआ और उधर से एक चीज निकल कर आपके सामने आपकी टेबल पर आ गई, जो कि आपके पास प्रेजेंट हो गई एज आ जो चीज आप देखना चाह रहे थे। ठीक है, तो आप एक्चुअल में रेस्टोरेंट के क्या हुए? आप एक्चुअल में रेस्टोरेंट के लिए क्या हुए? आप एक्चुअल में रेस्टोरेंट के लिए हुए क्लाइंट, जिसने वो रिक्वेस्ट की। ठीक है, वो रिक्वेस्ट आपके सर्वर तक पहुंचाई किसने? वो पहुंचाई आपके वेब ब्राउजर ने, मोजिला क्रोम। ठीक है, वो रिक्वेस्ट आपके वेब ब्राउजर ने पहुंचाई। तो वेब ब्राउजर को आप रिलेट किससे करोगे? वेटर से रिलेट करोगे कि वो आपकी रिक्वेस्ट उसने ली, वो खाने का ऑर्डर उसने लिया और पीछे जाके किचन में बताया कि ये ऑर्डर आपने बनाकर आगे प्रेजेंट करना है। तो सर्वर को रिक्वेस्ट किसने की? वेब ब्राउजर ने की। सर्वर के लिए क्लाइंट कौन हुआ? ठीक है, सर्वर के लिए क्लाइंट कौन हुआ? वेब ब्राउजर हुआ।
ठीक है, आपने ये क्लाइंट, आप यूजर एज अ यूजर आपने वो रिक्वेस्ट इनिशिएट की, वो वेब ब्राउजर से गई सर्वर पे, सर्वर ने पीछे जो भी काम किया वो हम अंडरस्टैंड करेंगे और हमारे सामने एक ब्यूटीफुल सा एक, जैसे ये एक यूट्यूब का पेज खुला हुआ है, खुलकर हमारे सामने आ गया और हमने सिर्फ इसको देखा। तो ये जो पीछे सारा काम हुआ हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे कैसे हुआ, उस सर्वर में क्या क्या कॉम्पोनेंट्स थे। थैंक यू। उस सर्वर में क्या क्या कॉम्पोनेंट्स थे, उस सर्वर में सबसे पहले एक सीपीयू लगा हुआ था, जिसकी बात हो रही है जैसे पाइथन का प्रोग्राम था, उसको इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करने के लिए सीपीयू चाहिए था ना, वो सीपीयू था, प्रोसेसर लगा हुआ था, जिसको जो इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को जो है ना एग्जीक्यूट करने के लिए आपका एक दिमाग कह लें, ब्रेन कह लें कंप्यूटर का, ठीक है, सर्वर का ब्रेन था जिसने वो सारी इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट की। फिर उसके अंदर एक मेमोरी थी, जैसे आपके कंप्यूटर में एक मेमोरी होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है, ठीक है, हार्ड डिस्क होती है, हार्ड डिस्क आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी है और रैम आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी है। ये 2-3 कंपोनेंट, फिर उसके अंदर इंटरनेट की एक्सेस थी, जैसे कि आपके घर में एक इंटरनेट की एक्सेस है, उस सर्वर को भी तो इंटरनेट की एक्सेस है। ये 4 मेन कंपोनेंट्स हैं। जब भी आपको कोई भी सर्वर कहीं पे बनाना होता है या उसको किसी से उसके बारे में बात करनी होती है, तो ये 4 स्पेसिफिकेशंस लाजमी होती हैं। उसके अंदर प्रोसेसर कौन सा है, उसके अंदर रैम कितनी है, उसके साथ हार्ड डिस्क कौन सी लगी है और उसके साथ नेटवर्क कौन सा अटैच हुआ है। ये चारों को हम डिटेल में स्टडी कर लेंगे, लेकिन ये 4 कंपोनेंट इस सर्वर के बेसिकली जो कोर है वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिसकी बेस पे आप ये डिसाइड करते हो सर्वर कितना बड़ा है, कितना छोटा है, किस तरह का काम कर सकता है, किस तरह का काम नहीं कर सकता, उसकी लिमिटेशंस क्या है, ठीक है। तो डेफिनेटली ये चीज आपको एम्पावर करती है कि किस तरह से आपने मॉडल, अगर आपका मॉडल एआई मॉडल है, कोई भी एप्लीकेशन, अगर आप फेसबुक को देखें, फेसबुक आपके लिए फेसबुक एक सर्वर पे रन नहीं हो रही, वो हजारों सर्वर्स पे रन हो रही है और एक एक सर्वर इतना इतना बड़ा, इतनी इतनी उसकी कैपेसिटी है कि हम उसको खुद अपने ना लैपटॉप्स में कंसीडर कर सकते हैं, ना अपनी रियल लाइफ के अंदर उनको कंसीडर कर सकते हैं कि हमारे पास ऐसे सर्वर्स अवेलेबल भी होंगे, बल्कि वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में हजारों की तादाद में वो सर्वर्स हैं जो एक फेसबुक जैसी वेबसाइट को चला रहे हैं, ठीक है, और उनकी कॉस्ट कितनी होगी, उनको मैनेज करने वाले लोग कितने होंगे। तो ये सारी की सारी एक फील्ड है जिसके अंदर आपका डेटा सेंटर आ गया, आपका जो है ना, जहां पे डेटा सेंटर मतलब जहां पे आपके सारे सर्वर्स चल रहे हैं, ठीक है, आपके एक्चुअल सर्वर्स आ गए, उन सर्वर्स को मैनेज करने के लिए जो लोग आ गए। और फिर अब हम बात कर लेते हैं, क्योंकि अब सर्वर्स के बारे में बता दिया कि सर्वर किस तरह से, हम किस तरह से इमेजिन कर सकते हैं और ये सर्वर कैसे काम करते हैं, क्लाइंट क्या होता है जो रिक्वेस्ट करता है सर्वर को और सर्वर उसकी रिक्वेस्ट को पूरा करता है। अब इसके अलावा डेवऑप्स के ऊपर सर ने जैसे बताया कि डेवऑप्स एक फील्ड है, डेवऑप्स की फील्ड का थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन तो हो गया है और मैं थोड़ा सा डेवऑप्स के बारे में उसमें ऐड ये करना चाहूंगा कि डेवऑप्स एक ऐसी इमर्जिंग फील्ड है, एक ऐसी नई फील्ड, जैसे एआई एक फील्ड थी, ऐसी इमर्जिंग फील्ड है जिसके अंदर आप कोई भी बिजनेस है उसको वैल्यू प्रोवाइड करने की तरफ ज्यादा लीन होते हैं। आप वैल्यू प्रोवाइड करना क्या मतलब है कि उसका कोई भी ऐसा काम बिजनेस का जहां पर मैन पावर इन्वॉल्व है, जो काम लोग बार बार कर रहे हैं, आप उसको सॉफ्टवेयर के थ्रू ऑटोमेट करने की कोशिश करते हैं, सॉफ्टवेयर के थ्रू उसको ऐसे करवाने की कोशिश करते हैं कि वो काम ज्यादातर लोगों पे डिपेंडेंट ना रहे और उसको आप बहुत ही अच्छे तरीके से जल्दी और एफिशिएंटली कर सके। तो डेवऑप्स के जो जो भी लोग होते हैं उनको डेवलपमेंट का भी आइडिया होता है और उनको ये भी पता होता है कि सर्वर्स कैसे चल रहे हैं और वो फिर इन दोनों ग्रुप्स को कंबाइन करते हैं, इनके दरमियान एक ब्रिज बन जाते हैं कि दोनों के दरमियान दोनों चीजें कैसे एफिशिएंटली ये दोनों ग्रुप्स काम कर सकते हैं। इसलिए वो इंपॉर्टेंट भी होते हैं क्योंकि इस तरफ भी उनकी एक्सपर्टीज होती है और इस तरफ भी एक्सपर्ट, जो बंदा डेवऑप्स का बंदा सिर्फ इस साइड पे होगा, जिसको सिर्फ सर्वर्स का पता होगा और प्रोग्रामिंग से उसकी नो हाउ नहीं होगी, वो अपने आप को कंप्लीटली डेवऑप्स के टूल्स के साथ नहीं एसोसिएट कर सकते। डॉक्टर साहब सवाल कर रहे हैं, ये डॉक्टर साहब, ये तो आपने ऑटोमेशन की, क्या ये ऑटोमेशन पाइथन डॉक्टर शिराज ने ये सवाल पूछा है कि ये जो मैं ऑटोमेशन की बात करूं कि ये प्रोसेस जो इफेक्टिव हो सकते हैं, जिसके अंदर ह्यूमन पावर जो है ना वो ना रहे, ह्यूमन की इन्वॉल्वमेंट कम से कम और एफिशिएंट इनको हम कर सकें, क्या ये पाइथन के थ्रू की जा सकती है? ये पाइथन के थ्रू बिल्कुल की जा सकती है और 80% ये पाइथन के थ्रू ही होती है। तो जैसे आपका आई गेस आपको आंसर मिल गया कि पाइथन से ही होगा और पाइथन से बहुत बेहतर होगा ये ऑटोमेशन। और हमें इसमें जो है ना वो जितनी भी वर्किंग है डेवऑप्स के अंदर, बेसिकली डेवऑप्स के लोगों की फेवरेट लैंग्वेज पाइथन है।
एआई वालों के लिए, हाँ, एआई वालों के लिए हो या ना हो, 2 लैंग्वेजेस का नाम आता है, एक पाइथन का आता है, एक गोलैंग का आता है। अच्छा, अभी एक इम्पॉर्टेंट सवाल यहाँ पर ये है कि आप, जैसे मैंने रेस्टोरेंट की एनालॉजी दी थी कि आपने रेस्टोरेंट में खाना खाना है, आपका फेवरेट रेस्टोरेंट है, आपने उस तक पहुँचना है, तो आप उस तक कैसे पहुँचेंगे? आप उसके एड्रेस के थ्रू पहुँचेंगे। तो जिस तरह से आप अगर एक सर्वर की बात करें, वो सर्वर दुनिया में कहीं पड़ा हुआ है फेसबुक का, आप उसको लाहौर से बैठे एक्सेस कर रहे हैं, कोई बंदा उसको बैठा हुआ सरगोदा से एक्सेस कर रहा होगा। हर एक बंदे को कैसे पता है कि फेसबुक या गूगल इस एड्रेस के ऊपर या इस सर्वर के ऊपर रन हो रही है, या आपकी किसी कंपनी की ज़ेवन सॉल्यूशंस की वेबसाइट, आप zevensolutions.com लिखते हैं तो एक वेबसाइट खुलकर आ जाती है। ये चीज आपके कंप्यूटर को कैसे पता है कि जब मैं ये नाम लिखूं तो मुझे उस सर्वर पे एग्जैक्टली जाना है और उधर से ये सारी इंफॉर्मेशन लेकर आनी है और इसको प्रेजेंट करना है आपके सामने, ठीक है। यहां पर जो है ना, वो आपके पास एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम कहते हैं आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस, दुनिया में जितने भी सर्वर्स पब्लिकली चल रहे हैं, जिनको आप एक्सेस कर पा रहे हो, उनका एक पब्लिक आईपी एड्रेस है। वो आईपी एड्रेस किस तरह का होता है वो मैं आपको इसमें शो करा देता हूँ, और आपने कई दफा देखा भी होगा उसको, जो है ना, एक स्लाइड में मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप एक्चुअल में जब भी कहीं पे google.com लिख रहे हो, तो एक्चुअल में आप google.com को ट्रांसलेट कर रहे हो एक आईपी एड्रेस के अंदर, जो कि इस फॉर्म में होता है 192.268.1.1। ये हमेशा 3 डॉट्स के साथ ये ऑक्टेट्स में डिवाइडेड होगा, 3 न्यूमेरिक्स के साथ, ठीक है, इसी फॉर्मेट में होगा, ठीक है। कभी 10.3.4.1 होगा, कभी 1.1.1.1 भी होगा, ठीक है। ये स्पेशल किस्म का आईपी एड्रेस है, लेकिन ये आईपी एड्रेसेस हर सर्वर को, जो कि पब्लिकली आप कोई भी वेबसाइट सर्व कर रहे हैं, ये उनको असाइन होगा, ठीक है। अच्छा, अब इन आईपी एड्रेसेस से फायदा क्या होता है, और ये इसके बारे में एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक फैक्ट है, वो ये है कि दुनिया में ये सिर्फ 4 बिलियन ही जनरेट हो सकते हैं। 4 बिलियन, पता नहीं 4 खरब बनते हैं, कितने बनते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता दुनिया में ये एड्रेसेस खत्म भी होते जा रहे हैं। अब वो क्या लिमिटेशन है, क्यों खत्म होते हैं, जस्ट एक फन फैक्ट के तौर पे मैंने यहाँ पे बताया कि वो खत्म हो जाएंगे, और वो फिर भी हम उसको यूज कर रहे हैं। तो उसमें क्या ऐसा हुआ कि ये जब खत्म हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे, इंटरनेट चलना बंद तो नहीं हो जाएगा। तो ये जस्ट एक फन फैक्ट है कि ये 4 बिलियन हो सकते हैं, और अभी तक इनकी लिमिट रीच हो चुकी हुई है, लेकिन फिर भी सारा इंटरनेट इसके ऊपर बेस कर रहा है, ठीक है। तो ये आईपी एड्रेस है, ये सर्वर को होगा, और ये हर सर्वर का पूरी दुनिया में यूनिक होगा। यूनिक इस तरह से कि अगर एक फेसबुक का सर्वर है, वो इस एड्रेस पे चल रहा है, तो गूगल का सर्वर इस एड्रेस पे नहीं चल सकता, वो रिजॉल्व ही नहीं हो पाएगा। हम फेसबुक देखेंगे या गूगल देखेंगे, क्योंकि एड्रेस तो जो है ना, 2 अगर सेम लगा दिए, किसी भी एक 2 अलग जगहों को आप सेम एड्रेस नहीं लगा सकते। अगर किसी एक बिल्डिंग का एड्रेस आप ढूंढ रहे हो, ठीक है ना, और उधर ही दूसरी बिल्डिंग का भी एड्रेस आ जाए, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपने किस तरह जाना था और क्या कंटेंट लेना था। कभी आपने गौर किया कि गाड़ियों के नंबर प्लेट्स के फॉर्मेट बदल गए हैं? अब उनके साथ एक और अल्फाबेट लग जाता है। क्यों? क्योंकि वो भी तो यूनिक असाइन करने होते हैं ना, उसकी भी तो अपर लिमिट है ना। 3 नंबर पे जाएंगे तो गाड़ी का नंबर महंगा मिलेगा, 2 नंबर डिजिट वाली लेंगे और महंगा मिलेगा, 1 वाला लेंगे और महंगा मिलेगा। क्यों? क्योंकि किसी को असाइन हो गया, फिर उसने फर्दर उसको रीसेल किया, फिर उसने रीसेलिंग की। चल तो आज भी आपको सिंगल डिजिट का नंबर मिल जाएगा। कितने सिंगल डिजिट है? 9, लेकिन गाड़ी में मिल जाएंगे। उसका कॉम्बिनेशन गाड़ी के मॉडल से बन जाएगा। कितने डबल डिजिट है? लिमिटेड। कितने ट्रिपल डिजिट की कॉम्बिनेशन बनेंगे? लिमिटेड। लेकिन मिल तो आज को आपको जाएंगे। आईपी एड्रेस भी तो खत्म नहीं होंगे ना यार, कुछ ना कुछ तो उन्होंने करना है ना, फॉर्मेट चेंज करना है ना, रेवोल्यूशंस आनी है, एवोल्यूशंस होनी है। एक फन फैक्ट बता रहा था कि इसकी एक अपर लिमिट है। इट्स ओके, द फील्ड इज नॉट गोइंग टू डाई, कम ऑन, डोंट डू दिस। सर्वर्स के बगैर दुनिया नहीं चल सकती, चाहे वो एआई हो, चाहे वो ब्लॉकचेन हो। ब्लॉकचेन क्या कर रहा है, थोड़ा सा टच देता हूँ, ब्लॉकचेन पे भी कभी बात करेंगे। जितनी सर्वर की बात इस भाई साहब ने की ना, वो हर वेबसाइट, हर सॉफ्टवेयर के पीछे एक सर्वर होता है आइडियली। उसको हम कहते हैं सेंट्रलाइज सर्वर। फ्रिज की एग्जांपल दी ना, आपके घर में एक फ्रिज है, सारा कुछ बंदा वहीं से चीज उठाता है, वहीं रखता है, और वहीं से प्रोसेस होती है सारी। इमेजिन करेंगे हर कमरे में अलग फ्रिज है। डिसेंट्रलाइज सर्वर्स भी अब आने वाले हैं, जिसके अंदर सर्वर एक जगह नहीं होगा। ब्लॉकचेन क्या करेगी? ब्लॉकचेन
आपके कंप्यूटर को, आपके मोबाइल को सर्वर में कन्वर्ट करके उसको नोड बना देगी। ब्लॉकचेन ये करती है और हैकर से कहती है आप बेटा कितने सर्वर हैक करेगा। अब अगर एक ही जगह आपने सारे पैसे रखे हुए हैं, एक ही सर्वर पे सारा डेटा पड़ा है, तो सर्वर हैक हुआ तो यू आर फिनिश्ड। और एक ही सर्वर, एक ही ताला तोड़ना है आपने, तो हैकर्स के लिए मुश्किल आसानी है। लेकिन अगर आपने सर्वर इस तरह से तोड़ दिया कि अगर तुम यहां से करोगे तो ये सर्वर उसको फ्लैग कर देगा, वहां से करोगे वो फ्लैग कर देगा, वहां से करोगे वो फ्लैग कर देगा। अगर एक ब्लॉकचेन 100 सर्वर पे चल रही है और अगर आपने इस ब्लॉकचेन को हैक करना है तो आपको 80-90 सर्वर, 51 सर्वर हैक करने पड़ेंगे। अगर वो 100 सर्वर पे ब्लॉकचेन के अंदर 100 सर्वर हैं तो आपको 51 सर्वर हैक करने पड़ेंगे। अब ये कॉन्सेप्ट हैकिंग में यूज करो लेकिन होता डिफरेंट वर्ड है, तब जाके आप उस ब्लॉकचेन को ट्विक करेंगे। लेकिन अगर आप फेसबुक का एक सर्वर हैक करो तो कर लो, ठीक है, हो गया। अब बताओ कि एक चौकीदार को बेवकूफ बनाना आसान है, खरीदना आसान है, चाय पानी देना आसान है, या 51 चौकीदारों को? So anyway, this is blockchain, but anyway, I'm just connecting with the server concept. Thank you very much for the effort. और ये 4 बिलियन वाला बड़ा मजेदार फैक्ट है। इनफैक्ट अब इसकी जगह एक नई टेक्नोलॉजी आ रही है, IPv6 उसको कहते हैं, जस्ट। अच्छा, आपको एक और फन फैक्ट भी बताऊं, दुनिया में इतने IPv6 एड्रेस है जितने रेत के जर्रे हैं। And once again, thank you very much for all the people who are sharing this. Thank you very much for the patience. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज।